डार्क सीजन 2 एपिसोड 1, जिसकी शुरुआत में 21 जून 1921 का वक्त दिखाया जाता है और दो लोग उस विंडन केव्स में खुदाई कर रहे होते हैं, जिनमें से एक होता है बार्तोश और एक होता है यंग नोवा। इस वक्त की खुदाई में इन्हें यहाँ पर एक दरवाजा लगाना था जिस पर लिखा था सिगमुंडुस क्रिएटुस एस्ट। इसी वक्त यहाँ पर बार्तोश और नोवा के बीच में बातचीत होती है, जहाँ पर बार्तोश का कहना था कि क्या तुम्हें एडम के प्लान पर सचमुच भरोसा है, यानी कि जो भविष्यवाणी उसने करी है कि जो भी चीजें सच होंगी, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच होंगी। जिस पर नोवा का कहना था कि वो मेरे लिए सब कुछ है, उसने जो जो बोला है अब तक वैसा हुआ है। अब यहाँ पर किस एडम की बातचीत हो रही है तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो है अपना जोनस। इसी बीच हम बार्तोश के फ्रंट पर यानी कि सीने पर एक टैटू को देख पाते हैं जिसके अंदर यही चीजें लिखी हुई थी, सिगमुंडुस क्रिएटुस एस्ट। और नोवा जिसे कि अपने फादर का हौसला टूटता हुआ नजर आता है तो वो उसे जान से मारने के लिए एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। अब यहाँ पर नॉर्मली दिखाया तो ये गया है कि नोवा ने उस शख्स को कुल्हाड़ी से खोद खोद कर मार दिया, मगर एक्चुअली बार्तोश को अपना फ्यूचर पहले से ही मालूम था कि वो अपने बेटे के थ्रू मारा जाएगा, इसलिए वो भी उल्टा मुंह करके बैठ जाता है। और जब पीछे से नोवा कुल्हाड़ी उठाता है तो आवाज भी उसे आ चुकी थी, मगर वो कुछ करता नहीं है और वहीं पर नोवा के थ्रू मारा जाता है। जिसके बाद एपिसोड की शुरुआत में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर जोनस और मार्था आपस में इंटीमेट हो रहे थे और यहीं से कहानी प्रेजेंट टाइम या फिर इस एपिसोड की कंटिन्यूएशन में आती है, जिसके अंदर वक्त दिखाया गया होता है 2052 का। अब यहाँ पर जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यानी कि सीजन 1 के एपिसोड 10 में कि जोनस 33 साल आगे आ चुका था, तो ये जो फ्यूचर था ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि शहर में मानो एक बहुत बड़ा भूकंप आया हो, हर जगह तहस नहस हो चुकी थी, सारे के सारे घर बर्बाद हो चुके थे, इनफैक्ट लोगों की आबादी भी कम हो चुकी थी। और वहीं जोनस जो कि कुछ गॉड पार्टिकल्स ढूंढने के लिए एक नई जर्नी पर निकला था। इसी बीच उसे सामने से एक बिल्डिंग दिखाई पड़ती है जिसके अंदर जाने पर उसे एक छोटा सा स्पीकर मिलता है। तो सबसे पहले तो वो स्पीकर को रिपेयर करता है और बिल्डिंग के कोने पर रख देता है और फिर चलता चलता उसी बंकर में चला जाता है। अब ये जो बंकर है ये पिछले करीब 150 सालों से यूज तो वैसे भी आ रहा है, जहाँ पर हर साल हर इंसान ने अलग अलग तरीके से इस बंकर को इस्तेमाल किया। अब इस वक्त में जोनस ने हर किसी परिवार के हर किसी सदस्य की एक एक फोटो लगा रखी थी, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि सीजन 1 के एपिसोड 1 में 4 परिवार के 4 लोगों की 3 स्टोरीज दिखाई जाएगी, तो उन्हीं अलग अलग स्टोरीज को कनेक्ट करता हुआ जोनस दिखाया जाता है। और बेसिकली ये फोटोज यानी कि जो सीजन 2 के एपिसोड 1 में हम देख रहे हैं, यही हमने सीजन 1 के एपिसोड 1 में भी देखी थी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जोनस की टाइम मशीन खराब हो चुकी है और यही रीजन था कि सीजन 1 के अंदर फ्यूचर वाला जोनस मिस्टर H.G. तनहाउस के पास जाता है अपनी मशीन को रिपेयर करवाने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2019 में और इस वक्त शहर से 6 लोग गायब हो चुके थे, एरिक, यासिन, मिकेल, उल्रिक नील्सन, हेल्गा डॉपलर और जोनस खुद। जिस पर हैना बहुत ज्यादा सोच रही थी कि आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हो गया, वो यहाँ से गायब कैसे हो गया। वहीं हम रजीना को भी देख पाते हैं जिसकी हालत कैंसर की वजह से खराब हो चुकी थी, उसके सर के बाल ऑलमोस्ट उड़ चुके थे। और अब जैसा कि इनके डिपार्टमेंट से इनका एक पुलिस ऑफिसर यानी कि उल्रिक नील्सन गायब हो चुका था, तो यहाँ पर एक नए डिटेक्टिव की एंट्री होती है जिसका नाम होता है क्लोसन। अब क्लोसन का अपने सभी पुलिस वालों इनफैक्ट विंडन के लोगों से कहना था कि ये जो बच्चे गायब हुए हैं, ये जो लोग गायब होते जा रहे हैं, अगर किसी को भी इनके बारे में कोई भी खबर मिले तो प्लीज पुलिस स्टेशन में खबर जरूर करें। वहीं सीन शिफ्ट होता है मैग्नस और फ्रांसिस्का पर, जो कि अपने दोस्त जोनस के खो जाने की वजह से बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और प्यार तो ये पहले से ही करते थे, इसलिए यहाँ पर इनके बीच में किस भी हो जाता है। जिसके बाद फ्रांसिस्का यहाँ से निकल जाती है और कहती है कि मुझे कुछ काम करने हैं, और वो क्या काम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं हम कैटरीना को देख पाते हैं जो कि अपने बेटे और पति के गायब हो जाने की वजह से उस विंडन केव में जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि हमने उसे सीजन 1 में देखा था कि वो पुराने दस्तावेजों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस केव से जुड़ी कहानियां है क्या। यहाँ सीन 2052 में शिफ्ट होता है जहाँ पर जोनस उस पावर प्लांट की बनी एक बड़ी सी दीवार में से एक छोटा सा होल ढूंढ लेता है जहाँ से उस पार जाने की यानी कि पावर प्लांट के अंदर जाने की एक जगह होती है। अगेन 2019 में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अलेक्जेंडर टाइडमैन अपने सभी लोगों से कहता है कि हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है कि आपका ये पावर प्लांट खतरे में है, जल्दी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि शहर से 6 लोग गायब हो चुके हैं और उनका मानना है कि ये सारी गतिविधियां इस पावर प्लांट के आसपास ही हो रही है, इसलिए मुझे खेद है कि इस कंपनी को हमें बंद करना पड़ेगा। और सभी लोग इस बात से घबराए हुए थे, मगर एक शख्स जो कि इसके पीछे का राज जानता था, इसलिए वो अलेक्जेंडर के पास आ जाता है और ये दोनों एक बहुत ही बड़े सीमेंटेड होल के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे कि क्या ये करना जरूरी है। अभी जो स्विमिंग पूल टाइप सा
बनाया हुआ होता है तो ये बेसिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे चल करके। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जितने भी न्यूक्लियर वेस्ट है उन सभी को यहाँ पर ला करके दफना दिया जाएगा। दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हम हाना को देख पाते हैं जो कि बचपन में चुराई गई अलेक्जेंडर की गन को निकाल करके अपने आप को शूट करने वाली थी कि तभी यहाँ पर फ्यूचर वाला जोनस पहुंच जाता है और कहता है कि नहीं, अभी आपको बहुत सारे काम करने हैं, आप अपने आप को शूट नहीं कर सकती। और जोनस ने किन कामों का जिक्र किया था वो भी इस सीजन 2 के करीबन 5th या 6th एपिसोड में आपको पता लगेगा। अभी डिस्क्लोज करूंगा तो कहानी बहुत ज्यादा गिचपिच हो जाएगी। पहले तो हैना को विश्वास ही नहीं होता कि वो उसी का बेटा जोनस है, लेकिन जोनस उसे इनस की, अपने फादर माइकल खानवाल्ड की बहुत सारी बातें बताता है, अपने बचपन से रिलेटेड बहुत सारे क्लूज देता है। तब जाकर के हैना को विश्वास होता है कि ये मेरा बेटा जोनस ही है जो कि पिछले करीब 3-4 दिनों से गायब था। वहीं हम फ्रांसिस्का को देख पाते हैं जो कि एक पुराने रेलवे ट्रैक से एक छोटा सा डिब्बा निकालती है जिसमें से उसे कुछ पैसे मिलते हैं और यही चीजें दूर खड़ा मैग्नस नोटिस कर लेता है। जिसके बाद सीन 1921 में शिफ्ट होता है जहां पर हम यंग नोवा और फ्यूचर वाले नोवा या फिर कहें कि मेन नोवा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने यंग वर्जन से कह रहा था कि जो भी तुम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि एडम ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है और यही चीजें करने से टाइम लूप फिर से क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज गॉड हैज अ प्लान, यानी कि भगवान के पास एक प्लान हर वक्त ही होता है, हमें उसकी नियति पर भरोसा करना चाहिए। यहाँ 2052 में जब जोनस उस जंगल से निकल रहा था तभी वो देख पाता है कि यहाँ पर ढेर सारी लाशें लटकी हुई है और इन लाशों को लटकाने का काम कर रहा था एक अलकायदाई ग्रुप जो कि एलिजाबेथ डॉपलर लीड कर रही थी। अब अगर इस कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊं तो हमने सीजन 1 में जिस पीटर डॉपलर की गूंगी बेटी को देखा था तो ये एलिजाबेथ डॉपलर वही होती है जो कि सिल्जा नाम की एक लड़की के साथ में काम करती है और यहाँ पर बागियों को मौत के घाट उतार रही थी, जिसके सामने चलता चलता जोनस पहुंच जाता है। एलिजाबेथ जोनस को पहचान जाती है कि उसकी फ्यूचर और पास्ट की जंग अभी तक खत्म हुई नहीं है, इसलिए वो उसे सजा देने का डिसाइड करती है और सब कुछ रोकने के बारे में सोचती है। वहीं पर हम प्रेजेंट टाइम वाली एलिजाबेथ को देख पाते हैं जो कि थोड़े टाइम पहले करीबन 4-5 घंटों के लिए गुम हो चुकी थी, जहाँ पर पीटर का पूछना था कि क्या तुम्हें उस शख्स के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके साथ तुम स्कूल आते वक्त थी, मगर एलिजाबेथ का बताना था कि नहीं, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की एक तस्वीर दिखाई पड़ती है जो कि इस वक्त अपने दादाजी H.G. तनहाउस के साथ में थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में जहाँ पर क्लॉसन बाकी पुलिस वालों के साथ बातचीत करता है और उनसे भी पूछताछ करता है कि क्या शहर में ये जो लोग गायब हो रहे हैं क्या इनके पीछे कोई राज छिपा है, मगर वॉलर कुछ बताता नहीं है। इनफैक्ट शार्लेट भी चुप रहती है। अब वॉलर के चुप रहने का रीजन ये था क्योंकि वो जानता था उस ट्रेलर यानी कि उस बड़े से ट्रक के बारे में जिसके अंदर अलेक्जेंडर टाइडमैन के कहने पर उसने न्यूक्लियर वेस्ट को रखवाया था। वहीं पर शार्लेट जिसकी बच्ची नोवा के थ्रू गुम हुई थी और नोवा जो कि पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता था, इसलिए ये दोनों ही लोग यहाँ पर क्लॉसन के सामने चुप रहते हैं। मगर क्लॉसन को ये बात का भरोसा तो हो गया था कि ये लोग भी कोई ना कोई बात तो मुझसे छिपा रहे हैं। वहीं पर हम मार्था को देख पाते हैं जो कि अपने मॉम यानी कि कैटरीना की सारी की गई रिसर्च को एक बार देखती है कि यहाँ पर काफी सारे पुराने दस्तावेज पड़े हैं जिसमें 1953 में उसके फादर उल्रिक नील्सन की फोटो भी है। इन बातों से वो घबरा जाती है और वो भी अब उस विंडन केव में जाने का डिसाइड करती है। और अब इसी एपिसोड में हम नोवा और एडम को देख पाते हैं। ये वाली टाइमलाइन है बेसिकली 1953 की। एडम यहाँ पर ऑलमोस्ट बूढ़ा हो चुका है, उसका चेहरा जल चुका है और चेहरा जला कैसे था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसका कहना था कि नोवा तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो बिल्कुल ठीक से हो रही है और इन्हीं चीजों को करने से हम हमारे फ्यूचर वाले कामों में कामयाब हो पाएंगे। इसी बीच मैग्नस जो कि फ्रांसिस्का के छिपाए गए डब्बे को खोल करके देख लेता है और उसमें उसे बैनी का लेटर मिलता है। अब ये बैनी वही ट्रांसजेंडर थी जो कि एक छोटे से ट्रेलर में रहा करती थी, तो मैग्नस सच्चाई निकलवाने के लिए बैनी के पास चला जाता है। अब खैर बैनी तो एक प्रोस्टिट्यूट थी ही या फिर कह सकते हैं कि था ही, तो वो मैग्नस के साथ में इंटीमेट होने के बारे में कहता है और कहता है कि कपड़े चेंज कर लो, मगर मैग्नस जो कि घबरा जाता है और फटाफट वहां से भाग जाता है। इसी बीच हम एलिजाबेथ को देख पाते हैं जो कि अपने घर में पुरानी किताबों को जब फाइंड आउट कर रही थी तो उसमें से उसे एक फोटो मिलती है। उस फोटो में नोवा भी था और इस फोटो के अंदर जिन लोगों का जिक्र किया गया था ये थे वॉयाजर। फ्रेंच में वॉयाज का मतलब होता है ट्रेवल और वॉयाजर्स का मतलब हो गया इंग्लिश में ट्रेवलर्स। तो इन टाइम ट्रेवलर्स की फोटो में नोवा भी था। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में जहां पर हम वॉलर को देख पाते हैं जो कि बैनी से मिलने आया था। बेसिकली ये दोनों भाई बहन थे और वॉलर ने ट्रक को भी यहीं खड़ा करवाया था ताकि बैनी इस ट्रक पर नजर रख सके। और जैसा कि सीजन 1 से ही मैंने आपको बता रखा था कि केव से अलेक्जेंडर टाइडमैन ने सारे के सारे न्यूक्लियर वेस्ट को इस ट्रक में रखवा दिया था और अब आज
जाकर के इस ट्रक से सारा का सारा वेस्ट निकलवा करके इस स्विमिंग पूल में डाल करके इसे सीमेंट से भर दिया जाता है ताकि न्यूक्लियर वेस्ट की सच्चाई कभी शहर से बाहर निकले ही ना। वहीं सीन शिफ्ट होता है 2052 में, जहां पर जोनस चलता चलता उस पावर प्लांट के अंदर आ पहुंचता है और जहां पर उस स्विमिंग पूल के अंदर सारे के सारे न्यूक्लियर वेस्ट रख दिए गए थे। मगर जब आज यहाँ का वो सीन देखता है तो घबरा जाता है, क्योंकि उस जमीन को यानी कि सीमेंट को फोड़ दिया गया था और उसके अंदर से अब गॉड पार्टिकल्स निकल चुके थे, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसके आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा बेहतरीन और सस्पेंसफुल होने वाले हैं, जिन्हें भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 2 एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत में वक्त दिखाया जाता है 2052 का, जहां पर जोनस पहुंचा होता है उसी पावर प्लांट में और यहाँ पर हम टूटे हुए सीमेंट के एक बहुत बड़े होल से कुछ गॉड पार्टिकल्स को हवा में उड़ता देख पाते हैं। ये गॉड पार्टिकल्स बेसिकली एक तरीके का टेलीपोर्टेशन था, यानी कि एक समय को पार कर देने वाला दरवाजा, यानी कि पीछे भी जा सकते हैं आगे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर पीछे जाने की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये कहानी 1921 में यानी कि करीब 100-150 साल पीछे भी चली जाएगी। और आगे जाने की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2019 में फ्यूचर वाला जोनस आकर के पुराने वाले जोनस को या फिर H.G. तन्हाउस को वो छोटे छोटे से सेल्स ला करके देता था, गॉड पार्टिकल्स देता था और इन्हीं गॉड पार्टिकल्स की मदद से अपना जो नोवा है वो भी समय में आगे चला जाया करता था। मतलब था तो 1921 का, मगर कभी 2019 में, कभी 1986 में, कभी 1952 में, तो कभी 2052 में दिखाई पड़ रहा है। तो इसका रीजन यही था, ये सारे के सारे गॉड पार्टिकल्स के थ्रू ही ट्रेवल हो पा रहा था। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इस वक्त जो ये टेलीपोर्टेशन डोर था ये अनस्टेबल था, मतलब कि अगर इसमें चले जाओगे तो विदाउट स्पेसिफिक टाइम किसी भी टाइम में पहुंच जाओगे। मतलब जैसा कि हम चाहते हैं कि हम सोमवार को फला जगह पर पहुंचे तो हम सोमवार की जगह पता नहीं किसी दिन भी पहुंच जाएंगे। तो इस पावर प्लांट में मौजूदा मशीनों के थ्रू इस मशीन को, इस टेलीपोर्टेशन डोर को स्टेबल बनाया जा सकता था, यानी कि खुद जिस टाइमलाइन में जाना चाहे वहां पर जा सकते थे। तो उसकी मशीन जैसे ही जोनस ऑन करता है तो थोड़ी देर तक तो ये जो गॉड पार्टिकल्स थे स्टेबल हो पाते हैं, जिससे आराम से जोनस अपनी वाली टाइमलाइन में जा पाए। मगर उसमें तेल खत्म हो जाता है मशीन में, इस चक्कर में गॉड पार्टिकल्स वापस से अनस्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ से पेट्रोल की तलाश चालू होती है जोनस की। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है 2019 में, जहां पर हम पुलिस स्टेशन का सीन देख पाते हैं, जहां पर क्लोसन बैठा होता है शार्लेट के पास में और उसे ये कह रहा होता है कि आजकल सारे लोग इस शहर के जितने भी हैं, मतलब परिवार वाले, ये सब झूठ कैसे बोल रहे हैं। तुम 4 परिवारों में यानी कि फैमिली टाइडमैन, फैमिली नीलसन, फैमिली डॉपलर और फैमिली खानवाल्ड, ये एकदम से मिले जुले कैसे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं, हमें इस पर और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस्का के घर पर, जहां पर मैग्नस आया होता है उससे लड़ने के लिए और पूछता है कि भाई तेरा लॉकेट मुझे वहां रोड पर सड़े हुए गद्दे के पास कैसे मिला, क्या तू उस गद्दे का यूज करती है। यानी कि वो इनडायरेक्टली फ्रांसिस्का को ये पूछना चाहता था कि आर यू अ प्रोस्टिट्यूट, जो कि जाकर शहर भर में पैसा कमाने के लिए दूसरे लोगों के साथ सोती हो। तो फ्रांसिस्का को आ जाता है गुस्सा और वो उसे रिवील करती है कि मेरे माँ और मेरे फादर बातचीत करते नहीं है, छोटी सिस्टर बोल नहीं सकती है, मेरी भी कुछ पर्सनल जरूरत है, इसलिए मैंने बॉबी से मदद मांगी थी, ना ही कोई रैकेट चला रही हूँ। तो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अच्छी बात है और नहीं है तो अभी के भी यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद हम सीन खानवाल्ड फैमिली पर देख पाते हैं, यानी कि हैना खानवाल्ड और उसका बेटा जोनस खानवाल्ड। अब यहाँ पर बहुत ही खास चीज आप नोटिस करोगे कि जोनस के गले पर एक निशान बना हुआ है, जो कि हम पिछले सीजन से देखते हुए आ रहे थे। और वो निशान बना कैसे, वो आपको इसी सीजन के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर सीन 1986 में शिफ्ट होता है, यानी कि ठीक 33 साल पीछे। अब यहाँ पर जो अपना मिकेल है या फिर कहें कि फ्यूचर वाला माइकल खानवाल्ड, वो स्कूल में जाता है और अपने उन्हीं पड़ोसियों को देख पाता है, यानी कि उसके मदर फादर, उसके बाकी के दूसरे लोग, जो कि फ्यूचर में चल करके कोई उसका बेटा बनेगा, कोई उसकी पत्नी बनेगी, कोई उसके नेबर्स बनेंगे। तो उन्हें देख करके मिकेल काफी ज्यादा अचरज में था, क्योंकि 2019 में भी वो इसी स्कूल में पढ़ता था और अब आज से 33 साल पहले यानी कि 1986 में अगेन इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आया है, जहाँ पर उसे मैड्स नील्सन भी दिखाई पड़ता है। मैड्स नील्सन यानी कि उल्रिक नील्सन का छोटा भाई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस एपिसोड के एक बहुत ही प्यारे सीन पर। यहाँ पर फ्यूचर से, मतलब कि 2053 से या फिर इसे और भी ज्यादा आगे का फ्यूचर मान सकते हैं, वहां से एक्चुअल वाली क्लॉडिया आई होती है 1986 में, और वो अपनी यंग वाली क्लॉडिया को ये बताने आई थी कि फ्यूचर में तुम्हें क्या क्या स्टेप किस तरीके से लेने हैं। अब वैसे तो ये जो रिवील होगा ये आगे 3rd सीजन में रिवील होगा कि उसने बात क्या करी थी, मगर मैं आपको अभी रिवील कर देता हूँ। तो बेसिकली सीजन 1 में जितनी भी टाइमलाइन दिखाई गई है वो दिखाई गई है थ्रू जोनस के प्रोस्पेक्टिव से। सीजन 2 में जो पूरी टाइमलाइन दिखाई जाएगी वो 6th एपिसोड तक, यानी कि जो इसके पूरे 8 एपिसोड है
सीजन 2 के 6th एपिसोड तक भी जोनस के साथ में रहेगी, लेकिन एंड के 2 एपिसोड आपको इसको मार्था की टाइमलाइन से कनेक्टिव होता हुआ दिखाई देंगे। मगर सीजन 3 पूरी तरीके से ही चेंज हो जाएगा, जहां पर एंड में हमें मालूम चलेगा कि सारी टाइमलाइंस ये दोनों की दोनों बिल्कुल गलत थी। असली टाइमलाइन तो क्लॉडिया की। तो ये बड़ा ही फ्यूचर वाला रेफरेंस था, ये मैंने आपको अभी ही बता दिया कि ये सारी टाइमलाइन यानी कि जो एक्चुअल जो टाइम रन होगा वो क्लॉडिया की टाइमलाइन से ही रन होगा। और यही चीज समझाने के लिए फ्यूचर वाली क्लॉडिया अपनी यंग वर्जन के पास आई थी। वहीं पर सीन 2053 में शिफ्ट होता है। यहाँ पर जोनस भाई साहब पेट्रोल निकालने के लिए बड़ी ही चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर इन्होंने वो रेडियो रिपेयर किया था लास्ट एपिसोड में। अब होता क्या है कि इस टाइमलाइन में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ चुके थे। जो भूकंप आया था, बम विस्फोट हुआ था, पूरा शहर उसमें तबाह हो चुका था, पॉपुलेशन खाली 10% रह चुकी थी। तो जो बचे हुए लोग थे, एलिजाबेथ उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी। तो ये सभी लोग टैंक में घूमा करते थे। तो जैसे ये एक बिल्डिंग पर रेडियो की आवाज सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उस बिल्डिंग में कोई तो होगा, इसलिए मारने के लिए या फिर उसे धर दबोचने के लिए ये लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं। कि तभी पीछे से अपना चालाक जोनस, जिसने ये पूरा प्लान रचा था, वो इनकी टैंक में से पेट्रोल निकालने लगता है, क्योंकि उसे गॉड पार्टिकल्स के टेलीपोर्टेशन डोर को स्टेबल करना था। अब पेट्रोल लेकर वो भगने वाला होता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। देन टाइमलाइन दिखाई जाती है 1986 की। यहाँ पर हम अलेक्जेंडर वॉलर को देख पाते हैं, जो कि बैठा होता है रेजिना टाइडमैन के साथ। और आगे चल करके वो रेजिना के साथ में शादी करता है और उसका सरनेम खुद ले लेता है, यानी कि बन जाता है अलेक्जेंडर टाइडमैन। और फिर इन्हीं का ही फ्यूचर दिखाया जाता है, जहां पर रेजिना कैंसर के मारे ऑलमोस्ट टकली हो चुकी थी और इनके घर पर इस वक्त पूछताछ के लिए क्लोसेन आया हुआ था। और क्लोसेन सीधा अलेक्जेंडर से यही पूछता है कि आखिर तुमने अपनी वाइफ का सरनेम क्यों ले लिया। नॉर्मली ये देखा जाता है कि वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड का सरनेम लेती है। इंडिया में तो मोस्टली यही होता है, वैसे बाकी देशों में भी यही चीज फॉलो होती है। मगर तुमने जो है ये उल्टा काम कैसे किया, अपनी वाइफ का सरनेम ले लिया। जिस पर अलेक्जेंडर गुस्से में आ जाता है। अब वो क्या, इस वक्त एक बड़ी फर्म या फिर कहें कि इस पूरे शहर के सबसे बड़े पावर प्लांट का सीईओ होता है। तो वो क्लॉसन को तवज्जो नहीं देता है और कहता है कि तुम्हें जो पूछना है पूछताछ करके सीधा निकलो यहाँ से, ज्यादा फालतू की बकचोदी ना करो। इसी बीच हम जोनस को देख पाते हैं, जो कि अपनी मदर के साथ में उस HG टनहाउस वाली रिपेयर्ड टाइम मशीन के साथ में केव में आया था, विंडन केव में। और बताता है कि ये जो विंडन केव है इसके अंदर आज से कई साल पहले, वैसे तो कई साल पहले उसने जिक्र किया था, मगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ। ये था 1953 की टाइमिंग, जिसके अंदर उस विंडन केव में सिगमुंडस क्रिएटस एस्ट के थ्रू 33 साल के 2 दरवाजे खुल चुके थे। तो वो अपनी मॉम को दिखाने आया था कि यहाँ से ही टाइम ट्रेवल होता है और जो आप मुझे देख रहे हो मैं सचमुच आपका ही बेटा हूँ। मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया हूँ क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसे प्लान्स सेट किए हैं जिनके ऊपर हमें बिल्कुल एज इट इज चलना होगा। जिसके बाद सीन मिकाएल पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर नोवा इस वक्त उससे मिलने आया था। अब नोवा का मिकाएल से मिलने का रीजन ये था कि वो मिकाएल के दिमाग में बातचीत डाल सके कि तुम्हें आगे चल करके इनेस के साथ में ही रहना है, इस 1986 वाली टाइमलाइन में ही रहना है, बार बार 2019 में जाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो फ्यूचर में जो भगवान के थ्रू बनाए गए प्लान्स है वो एज इट इज वर्क करेंगे। तो अपनी रियलिटी को जानो, समझो, इनेस के साथ ही रहो, स्कूल में नॉर्मली जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो और फिर बाद में हैना से शादी कर लेना। और इसी वाली टाइमलाइन में यानी कि 1986 वाली में अपने ईगॉन टाइडमैन पहुंचे होते हैं हेल्गाई डॉपलर के पास में और पूछते हैं कि भाई मैड्स नील्सन गायब हो चुका है शहर से, वो भी पावर प्लांट के पास में से, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। मगर हेल्गा यहाँ पर झूठ बोल जाता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कोई भी अता पता नहीं है और मुझे मेरा काम करने दो, तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं पर हम दोनों क्लॉडियास को देख पाते हैं, यंग और ओल्ड, जो कि इस वक्त आए होते हैं उसी विंडन केव में, जहाँ पर सीधे तौर पर ओल्ड वाली अपनी यंग को बताती है कि ये जो बड़े बड़े ड्रम्स हैं इन्हीं के अंदर ही गॉड पार्टिकल्स हैं, मगर ये एक्टिवेट तब होगा जब इसे पावर प्लांट की ताकत मिलेगी। मतलब इस वक्त तक ये वाले जो गॉड पार्टिकल्स हैं ये पूरी तरीके से एक्टिवेटेड नहीं थे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जोनस पर, जो कि पेट्रोल लेकर जाने वाला था उस टेलीपोर्टेशन डोर के पास में, लेकिन तभी बीच रास्ते एलिजाबेथ उसे रोक लेती है। अब इसे गन पॉइंट कर लिया जाता है और फिर फांसी के फंदे पर लटकाकर इसकी जान ली जाने वाली थी, लटका भी दिया जाता है उसे। अब यही रीजन था कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फ्यूचर वाले जोनस के गले पर एक निशान क्यों है। तो वह निशान इसी वजह से था क्योंकि उसे रस्सी पर लटका दिया गया था। 2-3 मिनट तक लटकता है और कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, फ्यूचर हमसे तुमसे जुड़ा हुआ है, मुझे उस मशीन की जरूरत है। तो एलिजाबेथ उसकी बात को समझती है, रस्सी पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से जोनस मरता नहीं है, बच जाता है, मगर निशान उसके गले पर छूट जाता है। जिसके बाद हम ईगॉन टाइडमैन को देख पाते हैं, जिसने 1953 में जो 2 बच्चे गुम हो गए थे, हेल्गाई डॉपलर भी गुम हो गया था, इसकी वजह से उल्रिक नील्सन को 1953 के अंदर जेल में ठूस दिया था, पागलखाने में भी ठूस दिया था। तो आज उससे मिलने के लिए आया था। अब यहाँ पर हम बूढ़े वाले उल्रिक को देख पाते हैं, क्योंकि यार 2019 में तो जवान था, मगर 1953 में अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में 1986 तक बूढ़ा हो गया। ईगॉन उससे पूछता है
है कि तुम आज से 33 साल पहले जब मुझे मिले थे तो तुम 2 बच्चों के गायब हो जाने की बात कर रहे थे, ऊपर से ये भी कह रहे थे कि हेल्गा है जो सारी मुसीबतों की जड़ है। आखिर तुम कहना क्या चाहते थे? अब यहाँ पर उल्रिक चाहता तो बता सकता था कि भैया मैं टाइम ट्रेवल करके आया हूँ और ये सारी चीजें विंडन केव से जुड़ी हुई है, मगर एगॉन उसे पागल समझता है, इसलिए वो एगॉन के सामने ये चीजें रखता ही नहीं है। और ये भी बोलता है कि तुम्हें मुझे 33 साल पहले ही छोड़ देना चाहिए था, जिसकी वजह से बाकी कांड नहीं होते। तो एगॉन इस बात में भी सोचने समझने में पड़ जाता है कि यार ये कह रहा है। जिसके बाद सीन अगेन जोनस पर शिफ्ट होता है, जिसे कि एक केव में या फिर कहीं की एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इस वक्त यहाँ पर सिल्जा आती है। अब ये सिल्जा बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है इस डार्क सीजन 2 का या फिर कहीं की डार्क सीजन 3 का भी, जिसका आगे चल करके बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। तो वो क्या करती है, जोनस पर विश्वास करती होती है और कहती है कि तुम किस टेलीपोर्टेशन डोर के बारे में बात कर रहे हो, मुझे बताओ। तो जोनस उसके साथ निकल करके पावर प्लांट में चला जाता है पेट्रोल लेकर के। और जब सिल्जा खुद अपनी आंखों से इतने बड़े पावर प्लांट को मतलब कि टेलीपोर्टेशन डोर को देख पाती है तो उसे समझ में आता है कि जोनस सच कह रहा था, यानी कि टाइम ट्रेवल नाम की भी कोई चीज होती है। पुराने टाइम में जाकर के सभी एक्टिविटीज को रोका जा सकता है, तबाही जितनी भी हुई है इस दुनिया के खत्म होने का जो रीजन है उसे रोका जा सकता है। और वो जोनस के साथ में इस टाइम ट्रेवल यानी कि टेलीपोर्टेशन डोर में एंटर कर लेती है। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि क्लॉडिया एक गड्ढा खोद करके उसमें एक टाइम मशीन रख देती है, जो कि H.G. तनहाउस के थ्रू बनवाई गई थी। उसमें एक लेटर भी डाल देती है, वो इसीलिए क्योंकि फ्यूचर वाली को वो मशीन मिल सके। और फ्यूचर वाली ने ही अपनी पास्ट वाली को ये बात बताई थी कि इस मशीन को यहाँ रख दो ताकि फ्यूचर में मुझे वो मिल सके। तो इट्स ए कंप्लीट पैराडॉक्स। तो ये काफी घुमा देने वाला सीन था ये। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका 3rd एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 2 एपिसोड 3, जिसकी शुरुआत में हमें बंकर के अंदर हेल्गा डॉपलर दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त सीजन 1 में जोनस के साथ हुए न्यूक्लियर टच के साथ में एग्जैक्टली 33 साल आगे फ्यूचर में आ चुका था, यानी कि 1953 से सीधा 1986 में आ चुका था। इस वक्त यहाँ पर नोआ को उसे बताना था कि तुम फ्यूचर में आ चुके हो, मगर तुम्हें वापस से पास्ट में जाना है और यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों को भेजना है जिससे कि बिगड़ी हुई टाइमलाइन अगेन से सेटल हो जाए। और अब यहीं से ही कहानी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये जितनी भी टाइमलाइंस होती है यानी कि 33 साल के गैप्स में, उन सभी के बीच में 7 महीने का एक और टाइम ड्यूरेशन ऐड हो जाता है, यानी कि जितने भी परिवार थे उनकी कहानी 7 महीने आगे शिफ्ट हो जाती है। तो अब अगर मैं इसे एक चार्ट के थ्रू आपको दिखाऊं तो अब 1920 के सारे इंसिडेंट्स 1921 के दिखाई पड़ेंगे, 1953 वाले 94 बन जाएंगे, 1986 वाले 1987 बन जाएंगे, 2019 में जितने भी नवंबर में कांड हुए थे वो सभी जून 2020 बन जाएंगे और 2052 में नवंबर में जितने भी कांड हुए थे वो सारे 2053 के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि इन 7 महीनों में क्या क्या बीता, अब इस सीजन 2 के अंदर ये सारी चीजें भी डिस्कस होंगी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टली डॉरिस टाइडमैन पर, जो कि एगॉन टाइडमैन की वाइफ थी। उनके घर पर जो किराएदार रहने के लिए आई थी, यानी कि एग्नेस नील्सन, इस वक्त वो उसके साथ में फोर प्ले कर रही थी और यही चीजें गलती से दूर खड़ी क्लॉडिया ने देख लिया था। अब यहाँ पर डॉरिस बहुत ज्यादा डर जाती है और वो एग्नेस से कहती है कि कहीं मेरे पति को यानी कि उसके फादर को सब कुछ चीजें बताना दे, जिस पर एग्नेस कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हमारा प्यार अमर रहेगा। अब बेसिकली ये जो दोनों ही लेडीज थी इन्हें प्यार मिल नहीं रहा था, यानी कि एग्नेस के पास उसका पति नहीं था और डॉरिस का हस्बैंड यानी कि एगॉन टाइडमैन वो हर वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर ही बिजी रहता था। तो इन दोनों ने ही आपस में खुशियां ढूंढने का रास्ता निकाल लिया था। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सीधा हेल्गा डॉपलर पर, जो कि करीब 1 हफ्ते तक उसी बंकर के नीचे था। हालांकि था तो फ्यूचर में, मगर उसे टाइम ट्रेवल करवा करके नोआ फिर से 1953 वाली टाइमलाइन में ले आया था। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो सिनारियोज हैं वो 7 महीने आगे शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए घर में एंटर करते वक्त ही तारीख दिखाई जाती है 23 जून 1954। अब यहाँ जो 7 महीने बाद हेल्गा अपने घर पर लौट करके आया था, उसकी मॉम देखती है कि उसका कान पूरी तरीके से फटा हुआ है और अब तो नई चमड़ी भी उभरने लगी है। वो इतने टाइम से जो गायब था इसलिए उसकी माँ काफी ज्यादा पॉसेसिव हो चुकी थी, पुलिस को बोल बोल करके थक चुकी थी कि आखिर मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। और अब जब वो फाइनली आया था तो वो कुछ बोलता ही नहीं है, किसी भी चीज का कोई रिएक्शन नहीं देता, बस चुपचाप ही रहता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में भी एगॉन टाइडमैन के बॉस उसे बताते हैं कि जो लड़का आज से 7 महीने पहले यानी कि हेल्गा गायब हुआ था वो वापस से लौट आया है। अब न जाने आया कैसे है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें एक बार उनके घर पर जरूर जाना चाहिए। जिसके बाद सीन जंगल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एगॉन टाइडमैन की बेटी क्लॉडिया टाइडमैन को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त ट्रॉन्टे नील्सन के साथ में घूम रही थी। अब जाहिर सी बात है इन दोनों
की ही मम्मियां जब आपस में लगी हुई थी तो बच्ची ने जब ये सारी चीजें देख ली तो अब वो भी बचपन में ही ट्रोंटे के साथ में पैंट खोलकर इंटीमेट हो जाती है। और यही रीजन भी था कि सीजन 1 में हमने ट्रोंटे को क्लॉडिया के ऑफिस में आते जाते देखा था, क्योंकि वो उससे बचपन से ही प्यार किया करता था। अब यहाँ पर हम करंट सिचुएशन वाली क्लॉडिया को देख पाते हैं, जो कि पावर प्लांट की डायरेक्टर भी थी, मगर उसकी बेटी रजीना, जो कि पहले कभी उसकी बात माना नहीं करती थी, बाल एकदम घुंघराले झल्ली की तरह रहा करती थी, मगर जब से उसे अलेक्जेंडर मिला तब से उसने बालों को स्ट्रेट करके तरीके से कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। हालांकि क्लॉडिया को ये चेंजेस पसंद तो आते हैं, मगर वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला है, कि तभी उसे अपने घर पर पड़ी एक बुक नजर आती है H.G. तन्हाउस की द जर्नी थ्रू टाइम की, जो कि उसे याद आता है कि ये बुक मुझे हेल्गाय ने दी थी इस पावर प्लांट में एंटर करते वक्त, मगर दी क्यों थी इसका रीजन उसे इस वक्त मालूम नहीं था। यहाँ पर हम एगॉन टाइडमैन को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त ग्रेटा डॉपलर के पास पहुंचा होता है, यानी कि हेल्गाय की मम्मी, और वो पूछता भी है कि आपका बेटा जो कि इतने महीनों से गायब था अब अचानक से लौट आया है, तो मैं उससे कुछ सवाल जवाब पूछना चाहता हूं, तो क्या मैं उससे मिल सकता हूं। जहां पर उसकी मम्मी एगॉन को हेल्गाय के पास छोड़ आती है। जैसे ही एगॉन हेल्गाय से पूछता है कि बेटा तुम कहां पर थे, तुमने इतने वक्त क्या किया, क्या खाया, कहां पर रहे, तुम्हें लेकर के कौन गया था, तुम्हारे साथ हुआ क्या क्या, मगर हेल्गाय उनमें से किसी भी बात का जवाब नहीं देता, बस चुपचाप बैठा रहता है। ये बात थी 1954 की, जिसके बाद अब 33 साल जब आगे शिफ्ट होते हैं, यानी कि 1987 में क्लॉडिया मिलने के लिए आती है हेल्गाय से और पूछती है कि आखिर तुमने ये किताब मुझे क्यों दी, जहां पर हेल्गाय का बताना था कि ये किताब मुझे तुम्हें देने के लिए नोवा ने कहा था, और नोवा टाइम ट्रेवल कर भी सकता है और करवा भी सकता है। अब यहाँ से क्लॉडिया का पूरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि केव में मिला उसका कुत्ता, उन ड्रम्स में पड़े गॉड पार्टिकल्स, हेल्गाय का पास्ट और फ्यूचर के अंदर ट्रेवल करना और इस किताब का H.G. तन्हाउस तक पहुंचाना, ये सारी चीजें क्लॉडिया को अब एक बड़े खतरे का अंदेशा दे रही थी, क्योंकि ये सारा प्लान नोवा का था और नोवा एडम के कहे मुताबिक काम कर रहा था। एडम कौन है वो तो इस एपिसोड के एंड में मैं आपको बता ही दूंगा। जिसके बाद हम एग्नेस नील्सन को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त बंकर में जा रही थी। ये वक्त था 1954 का और यहाँ पर आकर के वो फ्यूचर वाली क्लॉडिया से मिलती है। अब यहाँ पर क्लॉडिया को उससे मिलने का मकसद ही यही था कि वो एक तरीके से एग्नेस का दिमाग खराब कर सके, उसे डॉरिस के साथ में लप्पो झप्पो करने दे, ताकि उसकी बेटी जब ये सब कुछ देखेगी तो उसकी बेटी के अंदर भी ये सारे की सारी मेंटालिटी क्रिएट होगी और फिर वो आगे चल करके बर्न्ड डॉपलर के साथ में शादी करेगी। खैर ये तो सीजन 3 का मेन क्लू था, ये मैंने आपको अभी बता दिया, मगर इन दोनों की मिलने का रीजन यही था, क्योंकि आगे चल करके जो एक बिल्कुल ही सेपरेट क्लॉडिया वाली टाइमलाइन जो हमें दिखाई जाएगी, उसमें ये वाला पॉइंट आप वापस से सीजन 2 के एपिसोड 3 को खोल करके जरूर देखोगे कि आखिर वो एग्नेस से मिलने क्यों आई थी। तो यही रीजन था कि उसके माइंड में उसे दोनों औरतों के बीच में प्यार जगाना था। यहाँ 1987 में जब क्लॉडिया के पास में H.G. तन्हाउस वाली किताब आ जाती है, तो वो जाकर के H.G. तन्हाउस को ही ले जाकर के देती है और बताती है कि ये किताब जो है आज से 10 साल बाद में पब्लिश होगी, जिसके थ्रू आप एक टाइम मशीन बनाएंगे, मगर किसी ने मुझे ये किताब आप तक पहुंचाने के लिए कहा। अब यहाँ पर H.G. तन्हाउस एक बहुत ही शानदार बात बताता है, इस पूरे सीजन के दिमाग घुमा देने वाली बात, और वो ये बात थी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में फ्यूचर से ट्रांसमिट होकर के प्रेजेंट में मिल रही है, इसका मतलब यह है कि हम प्रेजेंट में उस किताब के थ्रू ही सारी कामयाबी हासिल करेंगे और फिर उसी किताब को लिखेंगे जो कि वापस से हमें पास्ट में मिल जाएगी। तो फिर असली बात आती है कि उस किताब को आखिर असलियत में बनाया किस वक्त और किसने। ये एक पैराडॉक्स है जिसका जवाब आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एगॉन टाइडमैन पर, जो कि इस वक्त आया होता है उल्रिक नील्सन से मिलने के लिए और उसके पास में एक एल्बम की सीडी भी लेकर के आया होता है और बताता है कि ये गाना जो है ये 1982 में रिलीज हुआ, मगर तुम ये गाना जब कैद हो रहे थे 1954 में तुमने मुझे गा करके सुनाया, क्या तुम सचमुच फ्यूचर से आए हो? जिस पर उल्रिक बताता है कि अब तुमने सच जानने के लिए बहुत देर कर दी। जब मैं तुम्हें कह रहा था कि मेरा बेटा खतरे में है, मुझे उस वक्त जाने दो, तुमने इस बात को 33 साल घोल दिया और अब सच जान करके तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। यानी कि अब एगॉन टाइडमैन को भी कहीं ना कहीं मालूम चल चुका था कि फ्यूचर में और पास्ट में ट्रैवल करना उस विंडन केव के थ्रू पॉसिबल है। वहीं पर हम नोवा को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त मिलने के लिए आया होता है ग्रेटा डॉपलर के घर पर। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को और भी बता देता हूँ जो कि सीजन 3 में जाकर के आपको मालूम चलेगा। पहले बता देता हूँ कि नोवा और एग्नेस दोनों भाई बहन हैं, जहाँ पर नोवा काम करता है एडम के लिए, मगर क्लॉडिया काम करती है खुद ही के लिए। ये भी आपको फ्यूचर में मालूम चलेगा, लेकिन मतलब 3rd सीजन में मालूम चलेगा, बट मैंने अभी बता दिया ताकि एक्सप्लेनेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए और आपका माइंडसेट इन कैरेक्टर्स के साथ में जुड़ पाए। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेल्गाय जब मतलब ग्रेटा डॉपलर उसकी मम्मी हेल्गाय को नीचे बुलाती है और पूछती है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आए हैं, ये पादरी हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर
बहल गए तोते की तरह पटर पटर बोलने लग जाता है कि भगवान का एक प्लान है, हमें उसके साथ स्टिक टू द प्लान रहना है, सारी चीजें उनके मुताबिक होगी, धरती स्वर्ग बन जाएगी, काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स। तो ग्रेटा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इतने सारे लोग आए, इससे बातचीत करी, मगर ये हमेशा चुप रहा। मगर जैसे ही ये पादरी जी आए, इनके आते ही मेरे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ग्रेटा जो है वो नोवा से प्यार कर बैठती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहीं के एक चर्च में। अब ये बहुत खास चर्च है, आगे चल करके यही चर्च बेस कैंप माना जाएगा इन लोगों का, या फिर कहीं की बेस हेडक्वार्टर माना जाएगा इस पूरे जोनस की टीम का, जिसे कि एडम की टीम कहा जाता है। मतलब इस चर्च के नीचे ही उनकी पूरी की पूरी मुलाकातें और ऑफिस दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्नेस अपने भाई नोवा से मिलने के लिए आई होती है और कहती है कि तुम जिस एडम के लिए काम कर रहे हो वो आगे चल करके तुम्हें ही धोखा देगा, मतलब कि तुम्हारे प्लान्स सक्सेसफुल नहीं होंगे, तुम्हें क्लॉडिया की बात मान लेनी चाहिए। मगर जैसा कि नोवा को अपने मैसेंजर मतलब कि अपने मेंटोर एडम पर भरोसा था, तो वो अपनी बहन की बात नहीं मानता और उसे जाने के लिए कह देता है। वहीं पुलिस स्टेशन में इगॉन के सामने उसी की बेटी क्लॉडिया आती है। अब यहाँ पर क्लॉडिया की खास बात थी कि इसकी एक आंख ब्लू और एक आंख ब्राउन थी, और वो इगॉन से कहती है कि मुझे मेरे हर काम के लिए माफ कर देना। अब बेसिकली फ्यूचर में ये होगा कि क्लॉडिया अपने ही बाप को जान से मार देगी, मगर जब उसे आगे चल करके पछतावा होगा तो इसलिए वो सॉरी मांगने के लिए पास्ट में अपने पापा के सामने बैठी होती है। हालांकि थी तो इस वक्त तो अपने पापा से भी बुढ़ी, क्योंकि वो 2053 से जो आई थी, मगर इस वक्त उसे अपने फादर से सॉरी बोलना था और वो सिर्फ यही बोल करके जाती है कि मुझे मेरे थ्रू किए गए हर गुनाह के लिए माफ करना। खैर इगॉन समझ नहीं पाता और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लॉडिया की मिड वर्जन पर। मिड वर्जन से मिलने के लिए उसी के फादर आए होते हैं। और अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 33 साल पहले इगॉन के पुलिस स्टेशन में उससे मिलने के लिए क्लॉडिया ही आई थी, जिसकी आंखें एक ब्लू एक ब्राउन थी। तो वो अपनी बेटी को देख करके हैरान हो जाते हैं कि यार मेरी बेटी की भी जो आंख है एक ब्लू है एक ब्राउन है, क्या वो मेरे साथ कुछ करने वाली है। खैर जो भी होगा देखा जाएगा, मगर इस वक्त जो कि उसे कैंसर हुआ था वो सिर्फ अपनी बेटी के साथ कुछ पल बिताना चाहता था, क्योंकि ऑलमोस्ट अब रिटायर होने वाला था। इसलिए एक सीन हमें यहाँ पर 1987 में गले मिलने का दिखाया जाता है और एक सीन हमें 1954 का दिखाया जाता है, जहाँ पर इगॉन अपनी ही बेटी क्लॉडिया के साथ में गले मिलता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है H.G. तनहाउस के सबसे यंगेस्ट वर्जन पर, जिनके पास में थोड़े दिन पहले उल्रिक नील्सन अपना जैकेट, अपना फोन, अपनी एक बुक भूल चुका था। तो उसकी मदद से H.G. तनहाउस ने मोबाइल की फ्रीक्वेंसी के साथ काम करने वाली एक मशीन हल्की फुल्की बना ली थी, मगर उसे जोड़े कैसे ये मालूम नहीं था। तो क्लॉडिया के फ्यूचर वर्जन ने ही आकर उसे एक ब्लूप्रिंट दे दिया था और उसे कहती है कि जब मेरा यंग वर्जन तुम्हारे पास इस मशीन को लेने के लिए आए तो उसे दे देना। अब ये जो 1954 की टाइमलाइन थी, ये बेसिकली देखा जाए तो फ्यूचर वाली क्लॉडिया की डेथ वाली टाइमलाइन थी। मतलब जो 2054 में 100 साल आगे तक वो जी चुकी थी, वो वापस पास्ट में आई थी। उसके मरने का रीजन बनता है नोवा, क्योंकि नोवा का मानना था कि एडम के प्लान्स ही सबसे आगे तक स्टिल रहेंगे, मतलब कि अटल रहेंगे, इसलिए क्लॉडिया का यहाँ पर होना बेकार की बात है। जबकि क्लॉडिया मरते वक्त उसे कह करके जाती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किस टाइमलाइन में जी रहे हो। अब ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल या फिर कहें कि बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट कर देने वाला सेंटेंस था, क्योंकि यही बुनियाद बनेगी सीजन 3 की। क्योंकि अभी तक जो जोनस की टाइमलाइन का मामला चल रहा था वो सीजन 3 में पूरा का पूरा ही उलट जाएगा। खैर वो बहुत बड़ा सस्पेंस है, वो मैं आपको सीजन 3 में बताऊंगा। जिसके बाद इस एपिसोड की एंडिंग में हम एडम को देख पाते हैं, जो कि इस चर्च के नीचे 1953 में पूरी तरीके से एक अच्छा एस्टेब्लिश ऑफिस बना चुका था और नोवा से बातचीत करता है कि अब तुम्हें पता है कि आगे जाकर के क्या क्या काम करना है। यानी कि यही मूवमेंट था जहां पर मेंटोर के थ्रू अपने चेले को या फिर कहीं की शागिर्द को काम मिल चुके थे, और अब यहीं से ही नोवा ने आगे बढ़ बढ़कर सबके कत्ल करने शुरू कर दिए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका 4th एपिसोड जल्दी आएगा और सचमुच गाइस ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। इतने सारे नाम याद रखना, इतने सारे ईयर्स याद रखना, इतने सारे इंसिडेंट्स याद रखना, तो बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग लगती है। तो प्लीज मेहनत पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 2 एपिसोड 4, जिसकी शुरुआत में हम जोनस को देख पाते हैं, जो कि सीजन 2 के एपिसोड 2 में सिल्जा के साथ में गॉड पार्टिकल्स के थ्रू एक टेलीपोर्टेशन डोर में एंटर करता है। मगर उसे क्या पता था कि ये टाइमलाइन उसे 2053 से सीधा 2020 में लाने की बजाय 1920 में ला देगी। तो खैर कहानियां जो 7 महीने आगे बढ़ चुकी है, तो हम इसे 1921 की टाइमलाइन कहेंगे। तो एक तरीके से भाई साहब ने टोटल 2053 से 1921 यानी कि 132 सालों का ट्रैवल कर लिया था। यहाँ पर जब वो लोगों के कपड़े देखता है, उनके बात करने का तरीका देखता है, तो वो बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि इस टाइमलाइन में तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डेवलप होना भी बहुत बड़ी बात थी। तो फिर टाइम मशीन कहाँ से आएगी, यानी कि
इस वाली टाइमलाइन में तो जोनस का बूढ़ा होना यानी कि एज बढ़ना तो तय था, और यही रीजन भी है कि हमें 2019 में जवान वाला जोनस दिखाई पड़ता था जिसके गले पर निशान भी था। तो वो क्या करता है, चलते चलते जब शहर में आता है यानी कि अपनी ही विंडन सिटी में, तो यहाँ पर एक छोटी लड़की को लकड़ी की धार लगाता देख पाता है, और यही है एग्नेस नील्सन जो कि नोवा की बहन भी है और आगे चल करके ट्रॉन्टे को जन्म देगी, ट्रॉन्टे उल्रिक को जन्म देगा, उल्रिक मिकाएल को जन्म देगा, और फिर मिकाएल माइकल बन करके जोनस को ही जन्म देगा। इस सीन को मैंने 2 बार देखा और तब जाकर के मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जोनस जो है इस छोटी सी लड़की के साथ आई कांटेक्ट करता है। तो ये काफी बारीक डिटेल थी। खैर, हम एक्सप्लेनर्स का काम ही यही है कि छुपी हुई गहराइयों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना। तो इस वक्त वो जिस कैफे में बैठा होता है, यहाँ पर खाना पीना खा रहा होता है, तो ओनर पूछती है कि क्या तुम्हारे पास चुकाने के लिए पैसे हैं या फिर रहने के लिए कोई घर है। अब जोनस जो काम करना जानता था तो कहता है कि पैसे तो मैं चुका दूंगा मगर रहने के लिए मुझे कमरा चाहिए। जिसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और एक सीन में हम देख पाते हैं जोनस और मार्था को इंटीमेट होते हुए। अब ये जो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक इन्फिनिटी टाइमलाइन क्रिएट करने वाले थे। तो इसके क्या क्या कोसिक्वेंसेस होंगे वो मैं आपको आगे शेयर करता जाऊंगा। वहीं पर हम 2019 या फिर कहें कि 2020 वाली टाइमलाइन को देख पाते हैं जिसमें इस वक्त क्लॉसन अपने असिस्टेंट वॉलर को कह रहा था कि यार ये तेरी आंख पर हुआ क्या, तू हमेशा मतलब पट्टी वट्टी लगा कर घूमता है, चश्मा भी काला पहनता है, इसके पीछे का राज क्या है। खैर अभी सारे डॉक्यूमेंट्स ले ले, हमें किसी खास इंसान से मिलने के लिए जाना है। अब ये सीन भी यहीं पर कट होता है। जिसके बाद हम शार्लेट को देख पाते हैं जो कि अपने पुराने पड़े स्टोर रूम में से कुछ दस्तावेजों को निकालती है जिसमें उसे अपने दादाजी यानी कि एच.जी. तनहाउस के पास में एक ब्लूप्रिंट मिलता है। अब अगर आपको याद होगा तो इसके लास्ट एपिसोड में हमने क्लॉडिया टाइडमैन को देखा था जो कि यही ब्लूप्रिंट एच.जी. तनहाउस को देती है ताकि वो 1965 में टाइम मशीन क्रिएट कर दे, ताकि जैसे 1986 में जोनस मदद मांगने के लिए एच.जी. तनहाउस के पास में जाए तो उसे मशीन रेडी मिले। वहीं पर हम जोनस को भी देख पाते हैं, मतलब कि एडल्ट वाला जोनस। तो इस वक्त वो अपने घर पर होता है। अब इसकी आदत जो कि मैंने आपको सीजन 1 में भी बताई थी कि फ्रिज खोलते वक्त दूध को सूंघना और बार बार फर्श पर नजर डालना, ये दोनों उसकी कॉमन चीजें थी। अच्छा, वो फर्श पर नजर बार बार क्यों डालता है वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। इसी सीजन 2 की एंडिंग में वो यहाँ पर मार्था की लाश को पड़ा देखेगा, इसलिए वो बार बार कहीं फ्यूचर बदल सके इसलिए उसकी बार बार फर्श पर नजर जाती है। तो ये भी काफी बारीक डिटेल थी। देन सीन अगेन 1921 में शिफ्ट होता है जहां पर इन लोगों ने मतलब गांव के लोगों ने जोनस के गले पर पट्टी वगैरह बांध दी थी क्योंकि रस्सी की टाइटनेस से जो उसके गले पर छिलाव आ चुके थे, उसकी चमड़ी जो है वो खिंच चुकी थी, तो इन लोगों ने उसकी मलहम पट्टी कर दी थी। और यहीं पर हम नोवा को भी देख पाते हैं, यानी कि भाई एग्नेस का भाई नोवा। और इन्हीं के घर में दीवार पर सिगमुंडुस क्रेटुस एस्ट का एक पोस्टर भी लगा हुआ था जिसका हिंदी मीनिंग यही होता है कि यहीं से ही दुनिया की संरचना है, मतलब कि यहीं से ही शुरुआत है। वहीं सीन शिफ्ट होता है क्लॉसन पर जो कि इस वक्त अलेक्जेंडर टाइडमैन के साथ बैठ करके बातचीत करने के लिए आया था और उसकी नजर उस पर बनी हुई थी क्योंकि वो जानता था कि ये आदमी कुछ ना कुछ घोटालेबाज है। पहली चीज तो अपना असली नाम छिपा रहा है, दूसरी बात ये शहर का है नहीं, कहीं से भाग कर गया है, और तीसरी चीज वो ट्रक के निशान जो कि सीजन 1 के एपिसोड 1 के अंदर दिखाई पड़े थे वो इस अलेक्जेंडर भाई साहब का ही ट्रक था जिसके अंदर गॉड पार्टिकल्स पड़े थे। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर जो क्लॉसन होता है वो अलेक्जेंडर को धमका करके जाता है कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई कि किस किस का क्या क्या रीजन है तो तुम्हें उठा करके जेल में डाल दूंगा, और रही बात तुम्हारा पर्दाफाश करने की तो वो मैं जल्द ही करके रहूंगा। वहीं हम शार्लेट को देख पाते हैं जो कि इस वक्त हैना के घर पर आई थी पुराने दस्तावेजों में से एक फोटो को लेकर के। अब इस फोटो में नोवा भी खड़ा था और नोवा की शिनाख्त करी थी शार्लेट की बेटी एलिजाबेथ ने कि मुझे यही पर्सन मिला था जिसने मुझे एक घड़ी दी थी जिस पर लिखा था फॉर शार्लेट। तो वो पूछती है कि भाई जॉनस बताओ ये फोटो में है कौन कौन और आखिर नोवा है कौन, मेरी बेटी के साथ उसका क्या ताल्लुकात है। जिस पर जोनस बताता है कि ये फोटो है 1920s के टाइम की, यानी कि 1920 की, जिनमें ये जो लोग खड़े हैं ये है ट्रैवलर्स, मतलब फ्रेंच में तो ये वोयाजर्स बोलता है, वोयाजर्स जो कि इधर उधर जाते रहते हैं। तो जाके शार्लेट को मालूम चलता है कि ये किस्सा 1-2 साल पुराना नहीं है, पूरे 100-150 सालों से चलती हुई आ रही रामायण है जिसको सुलझाना पड़ेगा। वहीं पर हम एडल्ट क्लॉडिया को देख पाते हैं जिसने की टाइम मशीन के थ्रू फ्यूचर में ट्रैवल किया था 33 साल आगे, मतलब कि वो आ चुकी होती है 1986 से या फिर कहें कि 1987 से 2020 में। अब यहाँ पर क्या होता है कि सारा जो डेटा होता है वो मैनुअल की जगह डिजिटल बन चुका होता है, मतलब कि कॉपी किताबों में लिखने की जगह अब सब कुछ स्टोर होना शुरू हो जाता है पीसीज में और हार्ड ड्राइव्स में। तो यहाँ पर देखती है कि सब जगह टैबलेट्स पड़े हुए हैं, स्क्रीन टच है, तो इसको चलाऊं कैसे, तो उसको चलाने सीखने में भी टाइम लग जाता है। अब वो 2020 में आकर के यहाँ के सब लोगों की जानकारी निकालती है कि किस परिवार का कौन बेटा है, कौन बाप है, कौन
पत्नी है, तो उसे टोटल 4 परिवारों के बारे में मालूम चल जाता है, जिनके अंदर होते हैं डॉपलर फैमिली, टाइडमैन फैमिली, खानवाल्ड फैमिली और नीलसन फैमिली। और जैसा कि मैंने आपको सीजन 1 के एपिसोड 1 में ही बता दिया था कि टोटल 4 परिवार के 4 लोगों की 3 कहानियां हैं, यानी कि 4 चौक 16, 16 3 48, खाली बस 48 कहानियां याद रखनी आपको, छोटी सी बात है, हो जाएगा। ओके, सो सीन अगेन वापस से शिफ्ट होता है शार्लेट पर, जो कि इस वक्त हैना, जोनस और अपने पति पीटर के साथ में उसी बंकर के अंदर बैठी होती है और जोनस से पूछ रही होती है कि बताओ आखिर समय का चक्र क्या है, मतलब कौन सी ईयर में क्या क्या कांड हुए थे और अब इससे निकला कैसे जाए। वहीं पर हम 1921 वाले यंग जोनस को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अगेन विंडन केव्स में जाकर के अपनी टाइमलाइन में पहुंचना चाहता था, मगर इस वक्त दिक्कत ये आ चुकी थी कि यहाँ पर तो वो दरवाजा क्रिएट हुआ ही नहीं था, मतलब कि लोहे का दरवाजा तो लगा हुआ था सिगमुंडुस क्रेटुस एस वाला, मगर जो उसके 33 साल वाले जो 2 वे निकल रहे थे, यानी कि जो 2 रास्ते बने हुए थे, वो इस वक्त तक क्रिएट हुए ही नहीं थे। यानी कि अब ना तो वो 33 साल पीछे जा सकता है, ना ही 33 साल आगे जा सकता है, और अब उसे यहीं पर ही अपनी एज काटनी ही पड़ेगी, मतलब कि अब टाइम ट्रेवल उसके लिए इस वक्त में तो मुश्किल हो चुका है। और यही जोनस के लिए सबसे पेनफुल मोमेंट था। वहीं सीन शिफ्ट होता है कार में बैठे वॉलर और क्लोसन पर, जो कि इस वक्त पावर प्लांट से निकल करके सीधा पुलिस स्टेशन जा रहे थे, मगर तभी उन्हें रास्ते में एक सस्पिशियस लेडी दिखाई पड़ती है। अब थी तो ये 1986 वाली क्लॉडिया टाइडमैन, उसने कपड़े और सूटकेस और हेयर स्टाइल भी वैसा ही रखा हुआ था, जिसे देख करके क्लोसन को थोड़ा शक होता है कि जो न्यू टाइमलाइन है हमारी, हम लोग इस तरीके के कपड़े नहीं पहनते, आखिर लेडी है कौन। वहीं सीन अगेन जोनस पर शिफ्ट होता है, जो कि दिन में घुसा था, रात में बाहर आया था। अब मैंने आपको सीजन 1 के एपिसोड 3 में ही बता दिया था कि ये जो पूरी केव है ये ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर लंबी है, तो आने जाने में ऑलमोस्ट 4 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि झुक झुक कर बैठ कर चलना पड़ता है। तो शाम को यहाँ पर उसे नोवा मिलता है और कहता है कि अभी तक यहाँ पर दरवाजा बना नहीं है, वो अब बनेगा। जिस पर जोनस पूछता है कि ये बात तुम्हें किसने बताई, तो नोवा कहता है कि तुम्ही ने बताई, यानी कि उसके फ्यूचर वर्जन एडम ने। और यहीं पर इसी टाइमलाइन में एक बात और बताता चलूं, ये जो अपने नोवा के फेस पर निशान लगा हुआ है, तो ये जब अपने फादर बार्तोश के साथ में खुदाई कर रहा था, फिर उसी खुदाल से अपने फादर को मार दिया था, तो उसी दौरान की बात है जब नोवा के मुंह पर ही निशान बन गया था, मतलब उसके लग चुकी थी। अब जहाँ एक तरफ बंकर में हम देख पाते हैं इन सबको एक सस्पिशियस लेडी क्लॉडिया टाइडमैन के ऊपर बातचीत करते हुए, वहीं दूसरी तरफ यंग नोवा एडल्ट नोवा के पास जाकर के जोनस से मुलाकात करते हैं। अब यहाँ पर जोनस को ले जाया जाता है उसी के फ्यूचर वाले वर्जन से मिलवाने के लिए, जो कि होते हैं अपने एडम भाई साहब। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब इसका जो 5th एपिसोड है ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसने जितना आपका दिमाग घुमाया, इससे ज्यादा डबल दिमाग आपका 5th में घूमेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए प्लीज सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इतने सारे नाम, इंसिडेंट्स और ईयर्स याद रखने में दिमाग घूम जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 2 एपिसोड 5th, जिसकी शुरुआत भी पिछले 3 एपिसोड्स की तरह ही होती है, यानी कि एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है मार्था के साथ में। मगर इस बार सबसे अनयूजुअल बात ये थी कि उसी के यानी कि टाइमलाइन वाला यंग जोनस ना होकर के एडल्ट जोनस उसके पास में होता है। और अचानक से जब इनका ये पूरा मामला फिनिश होता है, तो कहीं मार्था के पेट में एक इन्फिनिटी गॉड पार्टिकल जन्म ले लेता है, क्योंकि इन्होंने अब एक तरीके से पूरी टाइमलाइन को बिगाड़ कर रख दिया है। और इसी पूरे सपने के साथ में अचानक से एडल्ट जोनस की आंख खुलती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है 2020 से सीधा 1921 में, जहां पर हम यंग जोनस को देख पाते हैं, जो कि अपने ओल्डर वर्जन यानी कि एडम के सामने बैठा हुआ था। अब यहाँ पर ओल्डर वर्जन अपने यंग वर्जन से बहुत ही मस्त बात बताता है, जो कि एंटायर डार्क के हर एक एपिसोड में या फिर कहीं ना कहीं हमें हिंट मिलता ही जा रहा था कि द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग, यानी कि अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत है। और यही रीजन भी है कि एडम फ्यूचर से होता हुआ भी सबसे स्टार्टिंग यानी कि इसी 1921 की टाइमलाइन में बैठ जाता है और यहीं से अपने सारे फ्यूचर के काम प्रेडिक्ट करवा कर खत्म करवाता है। मतलब कि जिन जिन लोगों से टाइमलाइन बिगड़ रही है वहां पर अपने शागिर्द नोवा को भिजवा करके हर एक को खत्म करवाता जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नीलसन फैमिली पर, यानी कि कैटरीना के दोनों बच्चे मैग्नस और मार्था, जो कि इस वक्त अपनी माँ को पागल समझ रहे थे, क्योंकि वो अपने पति और बेटे को ढूंढने के चक्कर में सिर्फ कॉपी किताबों में खोई पड़ी थी, पुराने राजों को निकालने की कोशिश कर रही थी। उन 2 लोगों के खो जाने के चक्कर में ये जो 2 लोग मौजूद है, ये कैटरीना इस बात को समझ ही नहीं रही थी, उन्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, और यही रीजन था कि इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। वहीं पर हम रजीना टाइडमैन को देख पाते हैं, यानी कि क्लॉडिया की बेटी, जो कि इस वक्त कैंसर के मारे पूरी तरीके से टकली हो चुकी थी, मगर फिर भी अलेक्जेंडर उसे इतना ही प्यार करता है जितना कि
पहले करता था। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है क्लॉडिया पर। क्लॉडिया ने इस वक्त अपने पावर प्लांट के पास बनी केव के अंदर से जो ट्रंक्स थे उनमें से कुछ गॉड पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया था और उनकी जब वो रिपोर्ट्स चेक कर रही थी तो उसे शॉकिंग कर देने वाले सिग्नल्स पता लगते हैं कि अगर कुछ ब्लास्ट हुआ तो पूरा सिटी का पूरा देश उड़ जाएगा। अब यहाँ पर इस वक्त उसकी जो सेक्रेटरी थी वो उससे बताती भी है कि आज आपके बड़े बड़े लोगों के साथ में मीटिंग है, मगर क्लॉडिया उस मीटिंग को पोस्टपोन करवा करके एक दूसरे इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल जाती है। सीन अगेन शिफ्ट होता है 1921 में। यहाँ पर एडम जो कि हर बार एक पेंटिंग को देखा करता है। अब जैसा कि मैंने आपको सीजन 1 के एपिसोड 4 में भी बताया था कि मिकाएल खानवाल्ड या फिर कहें कि माइकल खानवाल्ड जो कि एक पेशे से पेंटर था, उसने अपनी लाइफ की एक सबसे बढ़िया पेंटिंग बना दी थी, मगर फिर उसे फ्यूचर में काले कलर से पोत दिया था, पूरी तरीके से मिटा दिया था। तो बेसिकली ये वही पेंटिंग थी, यानी कि एक बेटा अपने ही बाप की पेंटिंग को हमेशा घूरा करता था और यही चीजें हमें थ्रू आउट द एपिसोड्स और आगे सीजन तक भी फॉलो होती नजर आएगी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है क्लॉडिया पर जो कि इस वक्त अपने फादर एगॉन टाइडमन के सामने बैठी थी और उनसे सुख दुख की बातें करती है और पूछती है कि आपकी हालत कैसी है, आपको भी कैंसर हो चुका है और आपके रिटायरमेंट के दिन नजदीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अब आप इस घर को छोड़ करके मेरे साथ बड़े घर में रहने के लिए चलिए। मगर एगॉन जो कि इन बातों से परेशान था कि एक मैड्स नील्सन नाम का लड़का गायब हो गया, ऊपर से उल्रिक नील्सन जो कि उसका भाई है वो मुझे 33 साल पहले जेल में मिला, तो काफी सारी चीजें अभी भी एगॉन के दिमाग में चल रही थी। इसलिए वो कंफ्यूज होकर के क्लॉडिया को मना कर देता है कि तुम तुम्हारा काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। यहाँ क्लॉसन पहुंचा होता है हैना के घर पर जोनस की फोटो लेकर के और पूछता है कि क्या तुम ऐसे किसी शख्स को जानती हो, क्योंकि थोड़े दिन पहले विंडन होटल में ऐसी शक्ल का एक शख्स आकर रेजिना टाइडमन से एक रूम मांग रहा था और फिर उसका काफी सारा सामान वहीं पर छोड़ करके चला गया। अब वो शहर में आया कहां से था, उसके पास इतनी सारी एविडेंस कर क्या रहे थे, इस बात की जानकारी के लिए हमने उसका स्केच बनवाया है और हर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। मगर हैना जो कि जानती थी कि ये तो मेरा ही बेटा है जो कि फ्यूचर से आया है, इसलिए वो क्लॉसन को जोनस के बारे में कुछ नहीं बताती। वहीं हम जोनस को देख पाते हैं जिसकी इस वक्त टाइम मशीन खराब पड़ी थी और उसे HG टनहाउस से न्यू मशीन भी लेनी थी, मगर एक दिक्कत और थी, ये मशीन चलती थी गॉड पार्टिकल्स पर जो कि इस वक्त उसके पास में नहीं थे। यानी कि गॉड पार्टिकल नहीं तो एग्जैक्ट टाइमलाइन में एग्जैक्ट टेलीपोर्टेशन भी पॉसिबल नहीं, या तो सीधे जाओ 33 साल आगे पीछे, और अगर गॉड पार्टिकल्स है तो अपने मन मुताबिक दिन पर पहुंच जाओ। तो कहीं ना कहीं जोनस के लिए बड़ी ही असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी थी, मतलब कि एडल्ट वाले जोनस की। वहीं पर हम शहर के बच्चों को देख पाते हैं जिनके अंदर होती है एलिजाबेथ, फ्रांसिस्का, मैग्नस, मार्था और बार्थोश। ये सभी मिलकर के अपने पापा, अपने भाई, अपने दोस्त, उन सभी को ढूंढने के लिए विंडन केव में टाइम मशीन को लेकर के जाने लगते हैं। मगर जब इन्हें पता लगता है कि बार्थोश ही सबसे बड़ा कमीना है जो कि नोवा के साथ मिलकर के इन सभी लोगों के गायब होने का रीजन है, तो ये सभी बार्थोश को वहीं बांध करके छोड़ आते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम हमें सच्चाई नहीं बताओगे तब तक यहीं पर पड़े रहोगे। अब जैसे कि यहाँ पर 2 दिन उसे हो चुके होते हैं तो वापस अब इन लोगों को सच बताने के लिए तैयार हो जाता है कि जो मशीन है ये टाइम मशीन है, ये 33 साल आगे पीछे तुम्हें लेकर के जा सकती है, मगर इस वक्त इसमें गॉड पार्टिकल्स की कमी है। वो गॉड पार्टिकल लाने पर ही ये तुम्हें एग्जैक्ट टाइमलाइन पर पहुंचा पाएगी जहां पर तुम्हें जाना है। वहीं सीन अगेन शिफ्ट होता है 1987 में जहां पर हम क्लॉडिया को बर्न्ड डॉपलर के सामने बैठा देख पाते हैं। अब ये जो इनकी अभी की जो बॉन्डिंग है, यानी कि शहर का सबसे बड़ा CEO यानी कि पावर प्लांट का मालिक इस वक्त दूसरी पावर प्लांट की मालकिन के साथ में बैठा होता है। इनके बीच में बातचीत चल रही थी कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेस्ट पड़ा है इसे सभी डेटाबेस, सभी लोगों की नजरों, रिपोर्टर्स, मीडिया से छिपाना ही पड़ेगा। अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो फिर हमारे कुछ दुश्मन लोग यहाँ पर ब्लास्ट करवा देंगे, तो इससे पूरा गांव क्या, पूरा शहर, पूरा हर चीज तबाह हो सकती है। इसलिए ये राज तो तुम्हें छिपाने ही पड़ेंगे। मैंने भी कई सालों तक इन राजों को छिपाया है, तो तुम्हें भी ये काम करना ही पड़ेगा क्लॉडिया। और यहाँ पर ये जो इन दोनों की बॉन्डिंग दिखाई गई है, ये आगे चल करके कैसा भयानक रूप लेगी जब सीजन 3 की मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। खैर, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, तो इस वक्त यहाँ पर हम उल्रिक नील्सन को देख पाते हैं जो कि कैसे तैसे उस पागल खाने से भाग चुका था और सीधा हॉस्पिटल जाता है अपने बेटे मिकाएल से मिलने के लिए। अब यहाँ पर जो मिकाएल था वो भी टाइम ट्रेवल करके आया था और उसका बाप था उल्रिक, वो भी टाइम ट्रेवल करके आया था, मगर कहीं ना कहीं मिकाएल अपने फादर को पहचान ही जाता है। अब ये सीन लिटरली आंखों में आंसू ला देने वाला सीन था, क्योंकि जो बाप अपने बेटे को ढूंढने के लिए इतनी मुश्किल चीजों को झेल रहा था, जेल में भी गया, इतनी मार कुटाई भी हुई, मगर फाइनली उसने अपने बेटे को ढूंढ लिया। मगर दिक्कत की बात ये थी कि बेटे को ढूंढ लेने के बावजूद भी अब वो उसके साथ ज्यादा समय बिता नहीं सकता, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। और सच कहूं ना तो पूरे एंटायर डार्क के सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 जिस पर्सन ने सबसे ज्यादा जिल्लत और मुश्किलें झेली ना, वो बेचारा ये उल्रिक नील्सन ही है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो खैर, यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, जिसके बाद सीन यहाँ शिफ्ट होता है यंगर जोनस और ओल्डर एडम पर।
मतलब है तो दोनों एक ही रूप, जो कि उसे बता रहा था कि आगे फ्यूचर में चल करके सबसे पहले तो तुम्हें एच.जी. तनहाउस के पास में जाकर के टाइम मशीन रीअरेंज करवानी है, फिर कुछ लोगों को या फिर कहेंगे तुम्हें अपने आप को ही समझाना है कि जो चीजें हो रही है वैसे उसी तरीके से होने दें, क्योंकि ये तुम्हारी टाइमलाइन है। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, एंटायर सीजन 1 और सीजन 2 के एपिसोड 1 से लेकर के 6 तक ये जो पूरी टाइमलाइन दिखाई गई है, ये जोनस की टाइमलाइन के थ्रू दिखाया गया है पूरा मामला। अब जो इसके लास्ट के जो 2 एपिसोड आने वाले हैं ना, यानी कि सीजन 2 के एपिसोड 7 और 8 वो दिखाई जाएंगे मार्था के टाइमलाइन के थ्रू, और जो सीजन 3 है वो पूरा आपका दिमाग घुमा देगा, क्योंकि वो दिखाया जाएगा पूरी तरीके से क्लॉडिया की टाइमलाइन के थ्रू। तो खैर उन पर हम आगे आएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, तो इस वक्त जो अपना बुढ़ा वाला उल्रिक नील्सन था वो अपने बेटे मिकाएल को ले जाकर के विंडन केव से वापस 2019 में पहुंचना चाहता था, ताकि अपनी वाइफ और बाकी बच्चों के साथ जिंदगी गुजर बसर कर सके। मगर इस वक्त तक यहाँ पर अगेन उसे एगॉन टाइडमैन आकर के रोक लेता है और उसे ले जाता है सीधा जेल के अंदर। यहाँ अगेन हम दोनों जोनस को देख पाते हैं। अब इस वक्त जो ओल्डर वाला एडम था वो अपने यंगर वाले जोनस को बताता है कि तुम्हें आगे चल करके नोआ के साथ में मिलकर के एक ऐसी सिटिंग चेयर बनानी है जो कि कुछ खास लोगों को मरवा कर किसी खास टाइमलाइन में पहुंचा दे। अब यहाँ पर हमने जो नोआ की 1986 वाली मशीन देखी थी ना, उस बंकर में कुर्सी वाली जो सबकी आंखें झुलसा दिया करती थी, उसका प्लान यहाँ पर ये भाई साहब एडम बैठकर 1921 में बना रहा था और अपने यंगर वर्जन को बता रहा था कि किस तरीके से ये मशीन अब तुझे बनानी है। वहीं पर हम 1953 वाली यानी कि 1954 वाली टाइमलाइन को देख पाते हैं। तो इस वक्त ये सारे बच्चे खड़े होते हैं पावर प्लांट के पास में बने हुए बस स्टैंड के नियर बाय। तो यहाँ पर पुलिस की गाड़ी निकलती है। अब इस पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था उल्रिक नील्सन, जो कि अपने बच्चों को अपने सामने खड़ा देख पाता है और चिल्लाकर भी मदद नहीं मांग पाता। और यही रीजन था कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बेचारे उल्रिक के साथ तो बहुत मट्टी पलेत हुई है, ना सीजन 1 में उसे कुछ मिला, ना 2 में मिलेगा, और 3 में तो रहने ही दो। जिसके बाद में सीन अगेन शिफ्ट होता है अपने दोनों जोनस के पास में। अब यहाँ पर जो 1921 वाला जोनस था जो कि आया फ्यूचर से था, तो नोआ के साथ उसने काफी सारी मशीनरीज भी इधर उधर करवा ली थी। तो इस बार वो क्या करता है, गॉड पार्टिकल्स को स्टेबल करवा करके जोनस को फिर से 2019 में भिजवाता है कुछ रॉन्ग हुए कामों को राइट करवाने के लिए। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि फ्यूचर में यानी कि 2053 में जब पावर प्लांट के अंदर जोनस जाता है, मशीन को चालू करता है, मगर पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिससे कि गॉड पार्टिकल्स मतलब कि जो टेलीपोर्टेशन दूर था वो स्टेबल नहीं रह पाता था। तो इस वक्त तक तो जोनस को सब कुछ मालूम था और वो स्टेबल करवा करके मशीन को सीधा जोनस को उसमें चले जाने के बारे में कहता है। और वो क्या रॉन्ग काम थे जो कि राइट करवाने के लिए जोनस अगेन 2019 में आने वाला है, ये तो आपको एपिसोड 6 में ही पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं डायरेक्टली एपिसोड 6 में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। डार्क सीजन 2 एपिसोड 6, जिसकी शुरुआत होती है द मेन टाइमलाइन कॉल्ड 2019 से, जहां पर हम जोनस को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने सपनों से उठा होता है बिना घबराए हुए। यानी कि पहले जिस तरीके से हमने हर बार जोनस को घबराए हुआ उठते हुए देखते थे वो इस बार नहीं देखते हैं। उठ करके उसका वही रूटीन, आकर के सबसे पहले फ्रिज में से दूध को निकालना, उसे सूंघना, फर्श को देखना और फिर अपने फादर माइकल खानवाल्ड के साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट करना। जिसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर हमें हैना और माइकल दिखाए जाते हैं। माइकल जो कि इस वक्त अपनी एक पेंटिंग को पूरा कर रहा था और पिछले 2 महीनों से ऊपर मतलब कि जो एटिक था उसका, उसी में ही काम किया करता था। अब हैना जिसे कि हवस की बड़ी पुरानी आदत थी, तो अब जैसा कि उसे माइकल से अपनी हवस पूरी होने का इंतजाम कुछ दिख नहीं पा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं परेशान थी और उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड उल्रिक की याद आने लगती है। यहाँ पर हम उन बच्चों को देख पाते हैं, मतलब कि जितने भी बच्चे हमें सीजन 1 से दिखाए जा रहे हैं, तो ये सभी आज के हैं अपने विंडन शहर के आना सागर में एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। खैर अजमेर में तो आना सागर है, लेकिन विंडन शहर का उनका खुद का एक लेक था। वहीं पर हम देख पाते हैं उल्रिक नील्सन और उसकी वाइफ कैटरीना नील्सन को, जो कि बचपन में भी प्यार करते थे, इस वक्त भी प्यार करते थे। मतलब एक एक करके हमें सारी फैमिलीज, मतलब की जो चारों फैमिलीज है दिखाई जा रही है। सबसे पहले हमने खानवाल्ड फैमिली को देख लिया, फिर उसके बाद में नील्सन फैमिली को देख लिया। अब यहाँ पर आते हैं हम टाइडमैन फैमिली पर, जिनके अंदर हम अलेक्जेंडर टाइडमैन और रजीना टाइडमैन को देख पाते हैं। इस वक्त तक रजीना को कैंसर है ये बात मालूम नहीं थी, इसलिए वो सारी चीजें एकदम खुश मिजाजी से कर रही होती है। अपने पति को तो पावर प्लांट के लिए भेज देती है और खुद अपने विंडन होटल के लिए निकल जाती है। फिर आती है चौथी फैमिली यानी कि डॉपलर फैमिली, जहाँ पर हम पीटर डॉपलर और शार्लेट डॉपलर को देख पाते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ी सी अनबन थी। इनके बीच में आपस में सेक्स भी नहीं होता था, कोई आपस में बातचीत भी नहीं होती थी, इसलिए इन दोनों में ही मन मुटाव थे कहीं ना कहीं। और यही रीजन था कि ये आपस में बातचीत न करके जो अपने पीटर भाई साहब है ये कहीं और अपनी खुशी ढूंढने के लिए निकल जाया करते थे। अब वो खुशी कहाँ ढूंढते थे वो भी मैं आपको इसी एपिसोड के एंडिंग में बताऊंगा। देन सीन शिफ्ट होता है विंडन लेक पर, जहाँ पर ये बच्चे मस्त अपना नहा धो करके एंजॉय
वगैरह कर रहे होते हैं। अब ये एपिसोड इतना खास क्यों है, क्योंकि इसमें 4 हिडन पॉइंट्स है, एक एक करके चारों एलोबरेट करता जाऊंगा मैं। पहला पॉइंट ये था कि मैग्नस बताता है कि इस नदी में आज से कुछ 66 साल पहले एक लेडी को डुबा करके मार दिया गया था, तो ये लेक बड़ी खतरनाक है। अब वो किस लेडी को मारा गया था वो मैं आगे पता चलता है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो होती है कैटरीना की मम्मी। और दूसरा हिडन पॉइंट ये है कि उसी मतलब कि उन्हीं की मम्मी का जो लॉकेट होता है वो मिल जाता है अपने जोनस को। ये बेसिकली एक सिक्का जैसा था जिसके ऊपर एक ट्रेवलर का निशान बना हुआ था, वो इंसान जो कि भूतकाल में यानी कि आज से कुछ टाइम पहले अलग अलग देशों की यात्राएं किया करता था। अब इस मोमेंट पर जो है मार्था बारतोश की नहीं बल्कि जोनस की गर्लफ्रेंड थी, मगर जोनस जो कि गरीब लड़का था वो हमेशा हिचकिचाता था क्योंकि उसके फादर भी जो है अच्छी खासी कमाई करते नहीं थे, सिर्फ पेंटर थे, और मम्मी भी जो है फिजियोथेरेपिस्ट थी, तो घर के बिजली के बिल ही नहीं भरे जा रहे हैं, तो आखिर एक पुलिस वाले की यानी कि उल्रिक की बेटी को वो कैसे पटाएगा। तो वो कभी बोलता नहीं था कि वो मार्था से कितना प्यार करता है। लेकिन लास्ट एपिसोड में हमने जिस जोनस को देखा था, मतलब कि एडम ने जिसे 1921 से सीधा 2019 में मतलब ऑलमोस्ट यार 100 साल आगे भेज दिया था, तो यहाँ पर हम गला कटे वाले जोनस को देख पाते हैं। ये जब रास्ते में जा रहा होता है मार्था से प्यार का इजहार करने के लिए, तो इस बीच वो उसके पेरेंट्स यानी कि कैटरीना और उल्रिक को भी देखता है, मगर नॉर्मल बस खाली हाई करके निकल जाता है। अब यहाँ पर हम मैग्नस को देख पाते हैं जो कि गलती से तैरता तैरता आगे निकल आता है, और वो एकदम नंगी खड़ी फ्रांसिस्का को देखता है, जिसे देख करके वो अपना ऑलमोस्ट दिल दे बैठा होता है। अब एक तरफ जहाँ असली वाला यानी कि 2019 वाला जोनस जो कि प्यार करता था मगर मार्था को बता नहीं पाता, उसके चले जाने के बाद में फ्यूचर वाला यानी कि जो ऑलरेडी ट्रेवल करके आया होता है, ये जोनस आकर के बैठ जाता है मार्था के पास में, उसे प्यार का इजहार भी कर देता है, किस भी कर देता है, क्योंकि ये सब कुछ उसे एडम ने समझाया था कि तुम्हें बिल्कुल इसी टाइमलाइन और इसी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ना है। अब जहाँ एक तरफ इन बच्चों की पार्टी चल रही थी, वहीं एक तरफ आज शाम को माँ बाप की भी पार्टी होने वाली थी, जहाँ पर ये चारों की चारों मतलब इस विंडन सिटी की ये चारों मेन फैमिलीज मिलकर के एक अच्छी धूमधाम पार्टी करने वाले थे। तो सीन सीधा शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर ये चारों फैमिलीज आपस में बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, सभी लेडीज सभी जेंट्स आपस में मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। इसी बीच अपना जो फ्यूचर से आया हुआ जोनस होता है वो अपने फादर मिकाएल को देखता है, मिकाएल बोल लो माइकल बोल लो, और आकर सीधा गले लग जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि इस पार्टी की रात में मतलब कि अगले दिन ही मेरे फादर सुसाइड करने वाले हैं, तो बस एक बार उन्हें जी भर के देख लूं, गले मिल लूं, कुछ दो पल की बातें कर लूं। तो ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। इनफैक्ट वो अपने फादर को बता भी देता है कि आज रात जो है जो आप गलत काम करने वाले हो तो प्लीज करना मत। अब यहाँ पर ट्विस्टिंग पॉइंट इतना खतरनाक ये है कि मिकाएल जिसे कुछ पता ही नहीं था अभी तक कि क्या क्या होने वाला है, जान पूछ करके जोनस ने उसे ये सब कुछ बताया, और अब वो ट्रिगर्ड हो चुका था कि हाँ यार अब तो चलो मेरे को मरना ही है। इनफैक्ट जो लेटर का हिंट भी मतलब कि जो वो लिख करके जाता है ताकि वो लेटर इनस को मिले, इनस के थ्रू फिर जोनस को मिले, फिर जोनस के एडल्ट वर्जन से यंगर वर्जन को मिले, ये आइडिया भी गलती से यंगर वर्जन ने अपने ला करके फादर को दे दिया था। अब इसका फादर समझ गया था कि लगता है ये सब कुछ होना लिखा था, मेरा मरना तय है, तो अब मुझे ऐसा ही करना होगा। तो बेसिकली ये सब कुछ एडम का ही प्लान था, उसने जानबूझ के ये सब चीजें ट्रिगर करवाने के लिए 1921 से यंग जोनस को 2019 में भेजा। अब जहाँ एक तरफ असली टाइमलाइन वाला जोनस मतलब कि 2019 वाला मार्था के साथ अपना मस्त टाइम स्पेंड करता है, ये लोग किस करते हैं, वहीं फ्यूचर से आया हुआ जोनस अपने फादर के साथ बैठ करके बस गम साझा कर रहा होता है कि मतलब अब ये पापा आपका लास्ट मोमेंट है और अब आप खत्म होने वाले हो। अब इस बीच क्या होता है कि जोनस समझाता है कि रहने दो, चलो छोड़ो हटाओ, मत करो सुसाइड, जो भी होगा देख लेंगे, आप मेरे फादर हो, आप हमेशा जिंदा रहने चाहिए हो, क्योंकि आप तो सीजन 1 के एपिसोड 1 में लुढ़क गए, आगे तक आपकी स्टोरी कंटिन्यू हुई ही नहीं, तो चलो अब आगे आपकी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पर तेल में मिर्ची डालने के लिए पहुंच जाती है फ्यूचर वाली क्लॉडिया, और वो कहती है कि नहीं, जो हो रहा है उसको होने दो, मिकाएल को मरना ही होगा, क्योंकि आगे नहीं तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। अगर मिकाएल नहीं मरेगा, तुम पागल नहीं होगे, तुम पागल नहीं होगे तो थेरेपी नहीं लोगे, तुम थेरेपी नहीं लोगे तो घूमने के लिए ड्रग्स लेने के लिए विंडन केव में नहीं जाओगे, विंडन केव में नहीं जाओगे तो तुम्हारा छोटा वाला मिकाएल खानवाल्ड घूमेगा नहीं, वो नहीं घूमेगा तो तुम्हारा बाप नहीं आएगा, और जाहिर सी बात है तुम्हारा बाप ही नहीं आएगा तो फिर तुम भी कैसे पैदा होगे। तो काफी ये डीप कॉन्वर्सेशन थी। वहीं पर हम पार्टी के बाहर बैठे उल्रिक नील्सन और हैना खानवाल्ड को देख पाते हैं। दोनों का मन मतलब यार बचपन में तो एक दूसरे को जानते ही थे, तो एकदम से यहाँ बारिश आने लग जाती है, और हैना जो कि ऑलरेडी अपने पति से परेशान थी क्योंकि वो सेक्स करता नहीं था, तो उल्रिक के तरफ खींची चली जाती है, इन दोनों के बीच में किस हो जाता है, और यहीं से इनकी लप्पो जप्पो मतलब की लव लाइफ स्टार्ट हो जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है हमारे पीटर डॉपलर पर। ये साला डॉपलर परिवार ही एकदम ठोकमपट्टी परिवार है। तो जो पीटर डॉपलर है ये हवस बुझाने के लिए पहुंच जाता है बैनी के पास में। ये बैनी बाइसेक्सुअल था, और कहीं ना कहीं जो पीटर भाई साहब है ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं, तो ये उसके साथ में अपना मस्त टाइम स्पेंड करते हैं। और एपिसोड की एंडिंग ठीक वैसी ही होती है जैसा कि एडम ने बिल्कुल प्रिसाइजली सोचा
सोचा था कि मिकाएल खानवाल्ड जो कि इस पार्टी के बाद में अपना एक लेटर लिख करके खुद को फांसी पर लटका कर जान से मार देगा, एक पेंटिंग पर कालिक पोत के। और ये सारा काम उसने अपने यंगर वर्जन जोनस से करवाया होता है। एंड देन जोनस अगेन अपने विंडन केव में जाकर के इसी टाइमलाइन में पहुंचने के लिए निकल जाता है और एडम के इस मास्टर प्लान के साथ में ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर हम 2 लोगों को और देखते हैं, ये भी बूढ़े होते हैं, तो ये मैं आगे पता चलेगा, मगर मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये दोनों और कोई नहीं, ये है बूढ़े हुए वे मैग्नस और फ्रांसिस्का, जो कि अनस्टेबल पड़े गॉड पार्टिकल्स को देख रहे थे। और अब जो इसका एपिसोड 7 और 8 आने वाला है वो लिटरली भेजा घुमा करके रख देगा आपका। तो चलिए फिर डायरेक्टली उन्हीं एपिसोड जो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। डार्क सीजन 2 एपिसोड 7, जिसकी शुरुआत में हम उसी पेंटिंग को देख पाते हैं जो कि मिकाएल खानवाल्ड ने बनाई थी। उनका बेटा यानी कि एडम उस फोटो को देख रहा था और यहाँ पर एक लड़की से आर्ग्यूमेंट कर रहा था और ये होती है मार्था। अब यहाँ पर आपको सुनकर के हैरानी होगी या फिर मालूम भी होगा, क्योंकि मैंने पिछले काफी सारे एपिसोड्स में बताया था कि सीजन 1 का एंटायर सारे के सारे एपिसोड्स और सीजन 2 के 6th एपिसोड तक जो भी टाइमलाइन दिखाई जा रही है वो जोनस के पर्सपेक्टिव से थी। मगर यहाँ से ये जो सीजन 2 के 2 एपिसोड्स आएंगे वो होंगे मार्था के पर्सपेक्टिव से, जो कि चलेंगे सीजन 3 के एपिसोड 6th तक। तो यही कॉन्वर्सेशन यहाँ पर एडम का कहना था कि भाई तुम जो है गलत कर रही हो, तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, मगर मार्था का कहना था कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1953 में, या फिर कह सकते हैं कि 7 महीने आगे 1954 में, जहां पर इस वक्त एक मॉर्चरी के अंदर एगॉन टाइडमैन एक बूढ़ी औरत की लाश के पास में आया था। और जब उसे चेक करता है तो इसे मालूम चलता है कि ये तो क्लॉडिया है, जो कि सीजन 2 के एपिसोड 5 में उसके पास आई भी थी और हर पूरे काम के लिए माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ कर देना। तो आज जैसे ही एगॉन उसकी डेड बॉडी देखता है तो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और पूछता है सर्जन से, मतलब जो पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि इसे एक शॉटगन से जान से मारा गया है। और चेहरा देख करके लग रहा है कि मरते वक्त उस पर खौफ का कोई भी मंजर नहीं था, मतलब कि उसने खुशी खुशी मौत को दावत दी है। यहाँ पर हम ऑफिस में बैठे 1987 वाली क्लॉडिया को देख पाते हैं, जो कि इस न्यूक्लियर वेस्ट के होने वाले नुकसानों को कुछ एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही थी। इसी वक्त यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और बताती भी है कि आपने जो मीटिंग्स पोस्टपोन करी थी आज उनका दिन है। मगर तभी क्लॉडिया को याद आता है कि उसके फादर जो कि बहुत ज्यादा बीमार है, अभी तक उन्होंने घर शिफ्ट नहीं किया है, इसलिए मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। वहीं हम सीन देख पाते हैं कैटरीना का, जो कि इस वक्त घर में बैठ करके पागल हो चुकी थी और ये डिसाइड कर चुकी थी कि अब उसे भी विंडन केव में जाकर के पास्ट में जाकर के या तो अपने बच्चे या फिर अपने पति को ढूंढना है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सभी बच्चों पर, जो कि लास्ट एपिसोड के अंदर ऑलरेडी 1987 वाली टाइमलाइन में जाकर के आए थे। सारी चीजें अपने आंखों से खुद देख करके आए थे कि किस तरीके से हमारे जो दोस्त हैं, फादर हैं, भाई हैं, वो खो चुके हैं या फिर किसी और टाइमलाइन में गुम हो चुके हैं। तो हम कैसे करके या फिर क्या तिकड़म लगा करके उन सभी को वापस ला सकते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एडल्ट क्लॉडिया पर, जो कि आई होती है अपने फादर से मिलने के लिए और फादर को कहती है कि आपको समझ नहीं आता कि मैंने आपको दूसरे घर में शिफ्ट हो जाने के बारे में कहा था, आप अभी तक आए क्यों नहीं। जबकि फादर साहब यानी कि एगॉन टाइडमैन का कहना था कि देखो कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि अभी तक सॉर्ट हुए नहीं है, मैं कुछ टाइमलाइन के लूप में फंस चुका हूं और जवाब पाने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं सीन शिफ्ट होता है 2019 वाली टाइमलाइन पर या फिर कहेंगे 2020 वाली पर, जहां इस वक्त क्लॉसन आ चुका होता है सर्च वारंट लेकर के अलेक्जेंडर टाइडमैन के पास में और कहता है कि मुझे आपके इस पावर प्लांट की छानबीन करनी पड़ेगी। जिन बातों को सुन करके अलेक्जेंडर के मुंह पर हवाइयां उड़ने लग जाती है, वो टेंशन में आ जाता है। मीनवाइल जोनस जो कि अपने घर में बैठा था, उसकी टाइम मशीन चल नहीं पा रही थी कि तभी उसके घर पर मार्था आती है। अब मार्था को देखकर जोनस खुश भी था, परेशान भी था, गले भी लगाना चाहता था, प्यार भी करना चाहता था, मगर ये उसकी टाइमलाइन वाली मार्था थी ही नहीं, तो प्यार कैसे जताता। वहीं पर सीन क्लॉडिया पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने फादर को अब अपने घर लेकर के आ चुकी थी और उनकी मलम पट्टी करने के लिए एक ड्रिप वगैरह भी चढ़ा दी थी, क्योंकि फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अब जहाँ एक तरफ एगॉन टाइडमैन ऑलमोस्ट सारी कड़ियां सुलझा चुका था, ये जो पावर प्लांट है यहीं पर ही गड़बड़ है, यहीं से ही सारे लोग गायब हो रहे हैं, मौतों का सिलसिला भी यहीं से ही कनेक्टेड है और अब वो छानबीन करने के लिए मतलब कि सर्च वारंट लेकर के 1987 में ही पावर प्लांट में जाने वाला था। मगर क्लॉडिया जो कि उसे रोकती है, मतलब कि अपनी फादर को कहती है कि जो आप करने वाले हो या अपनी टीम को वहां भिजवाने वाले हो वो बहुत ज्यादा गलत है। और फिर आता है इस एपिसोड का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर कहें कि सबसे कमीना पॉइंट, हाना खानवाल्ड, मतलब कि जो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है हवस की पुजारन, ये पहुंच चुकी होती है 2019 से सीधा 1954 वाली टाइमलाइन में और आई होती है बेसिकली उल्रिक से मिलने के लिए। तो पुलिस स्टेशन जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एगॉन टाइडमैन से होती है और वो कहती है कि मेरे पति हैं वो खो चुके हैं और मिल नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है शरीफ पुलिस ऑफिसर है, तो एगॉन
ईगॉन टाइडमैन अपनी गाड़ी में बैठा करके हैना को साथ में लेकर के जाने लगता है कि ठीक है, मैंने एक पागल को कैद तो किया था, पता नहीं वो है कौन, तो अगर वो आपका ही पति है तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। वो अब सारी जिंदगी जेल में ही काटेगा, क्योंकि उसके सर पर 2 बच्चों के मर्डर और एक बच्चे का हाफ मर्डर का इल्जाम लगा है। देन ये लोग आप पहुंचते हैं एक पागल खाने में। इस पागल खाने में मुलाकात होती है हैना की अपने बॉयफ्रेंड उल्रिक से। अब ये जो उल्रिक है भाई, यहाँ से निकलने के लिए वो हैना तक को प्यार करने का वादा कर देता है। वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी भर चाहूंगा, पहले मुझे इस जेल से बाहर निकालो। उल्रिक चाहता था कि इस जेल से बाहर निकल करके वो फटाफट अपने सबसे पहले टाइमलाइन में पहुंचे, कैटरीना से मिले, अपने बच्चे मिकाएल को भी वापस अपनी टाइमलाइन में लेकर के आए और सब कुछ सेट हो जाए। मगर ये सारी की सारी खबर हैना को लग चुकी थी और अब वो अपने ही बॉयफ्रेंड उल्रिक को एकदम झूठा पटक देती और कहती कि तू साली यहीं सड़ेगा। बचपन में भी हैना कमीनी थी, जब उसे उसका प्यार मिला नहीं था, कैटरीना ने जब ऑलमोस्ट उल्रिक को पा लिया था, तो बदला निकलवाने के लिए बचपन में भी हैना ने उल्रिक को जेल की सलाखों के पीछे करवा दिया था और आज भी कमीनी सेम ऐसा ही करती है। पुलिस वाले को जाकर के बता देती है कि नहीं, ये मेरा पति नहीं है और ये कोई और ही पागल है। जहां पर ईगॉन सोचता है 1 मिनट के लिए कि अगर ये इसका पति है नहीं तो जाकर के 10 मिनट बातचीत क्या कर रही थी, डायरेक्ट ही मना कर देती। तो कहीं ना कहीं ईगॉन को भी दाल में कुछ काला लगता है। यहाँ 1987 में दोनों बाप बेटियों का झगड़ा चल ही रहा था, यानी कि ईगॉन टाइडमैन और क्लॉडिया टाइडमैन, जहां पर क्लॉडिया अपने फादर को मना कर देती है कि आप उस पावर प्लांट के लिए सर्च वारंट नहीं निकलवाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर धक्का मुक्की हो जाती है गलती से और बेचारे जो अपने ईगॉन टाइडमैन है ये गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं इनका सर फूट जाता है। अब सर फूट जाता है तो जाहिर सी बात है मरने ही वाले होते हैं। तो अब जाकर के यहाँ पर ईगॉन को समझ में आता है कि मेरे पुलिस स्टेशन में आज से 33 साल पहले जो बुढ़िया आई थी, वो मुझे जिन कारणों के पीछे माफी मांग रही थी और बोल रही थी कि माफ कर देना, तो वो यही रीजन था कि वो मेरी बेटी ही थी जिसने मुझे जान से मार दिया, इसलिए वो मुझे सॉरी बोलने के लिए आज से 33 साल पहले आई थी। मगर अब तो वक्त निकल चुका, सारे जज्बात खो चुके। हालांकि क्लॉडिया चाहती नहीं थी कि अपने फादर को जान से मार दे, लेकिन बीच बचाव में और कई सारे लोगों की जान बचाने के लिए उसे अपने फादर का ये सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है 1954 के पुलिस स्टेशन में, जहां हैना बैठी होती है ईगॉन टाइडमैन के साथ में और कहती है कि मैं इस शहर में नहीं हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ, तो अगर आप मेरी हेल्प करना चाहें किसी भी तरीके से तो मैं तैयार हूँ। अब यहाँ पर ईगॉन जो है डोरिस उसे कुछ खास पसंद नहीं आती थी, गाँव वाली लगती थी और हैना थोड़ी उसे मतलब मस्त कड़क माल लग रही थी। तो कहीं ना कहीं अब ईगॉन टाइडमैन का दिल भी हैना पर आ जाता है। यहाँ पर हम मार्था को देख पाते हैं जो कि सोच रही होती है कि क्या मुझे नए वाले जोनस के साथ में लाइफ कंटिन्यू कर लेनी चाहिए या फिर पुराने वाले जोनस को ढूंढने जाने के लिए किसी और टाइमलाइन में जाना चाहिए। वहीं पर अपना एडल्ट जोनस भी सोच रहा होता है कि क्या करूं, जिससे मैंने खोया था मार्था को, क्या उसे इसी टाइमलाइन में बचा लूं या फिर जो हो रहा है वो सही हो रहा है उसे चलने दूं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लॉडिया पर, जो कि घर पर आते ही अपने हाथ धोती है क्योंकि अपने पिता के खून के रंगे हाथ थे उसके, और फिर बैठकर बहुत ज्यादा रोती है कि ये उससे क्या हो गया। अब इसी वक्त यहाँ पर जोनस आया हुआ होता है 2019 वाली टाइमलाइन का, जैसे कि एडम ने भेजा था। तो बेसिकली सीन ये था कि क्लॉडिया खुद अपने आप को मार लेना चाहती थी, शूट कर देना चाहती थी, मगर इस वक्त जोनस मतलब या फिर कहें कि एडम को सब कुछ पता था कि क्लॉडिया इस टाइमलाइन में अगर अपने आप को जान से मार देगी तो HG टनहाउस तक टाइम मशीन नहीं पहुंचेगी, टाइम मशीन नहीं पहुंचेगी तो जोनस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, जोनस ट्रेवल नहीं कर पाएगा तो सारी जो है गड़बड़े क्रिएट हो जाएगी। इसी वजह से जोनस यहाँ पर बचा लेता है क्लॉडिया को और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अब जो अगला एपिसोड आएगा वो होगा इसका फिनाले, यानी कि सीजन 2 का फाइनल एपिसोड, जिसके अंदर बहुत सारे राज क्लियर होंगे। तो वो भी एपिसोड में जल्द ही लेकर के आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 2 एपिसोड 8 या फिर कहें कि द फिनाले ऑफ सीजन 2, जिसकी शुरुआत 2053 में होती है, जहां पर हम एलिजाबेथ को देख पाते हैं। ये वो बच्ची थी शार्लेट की जो कि बोल नहीं सकती थी। उसके हाथ में एक फोटो थी उसी के परिवार की, यानी कि डॉपलर परिवार की, जिसमें थे उसके फादर पीटर डॉपलर, मॉम शार्लेट डॉपलर, बड़ी बहन फ्रांसिस्का डॉपलर और वो खुद एलिजाबेथ डॉपलर। इसी के साथ उसके पास में एक फोटो और थी उसके हस्बैंड और उसकी बेटी की। तो यहाँ पर खेला हो जाता है भाई साहब, क्योंकि एलिजाबेथ का पति और कोई नहीं बल्कि नोवा होता है और इन दोनों से मिलकर के एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम रखा जाता है सिल्जा। अब यहाँ पर मैं इस सिल्जा वाले सीन को भी थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली नोवा की जो बेटी है सिल्जा समय में पीछे जाकर के करेगी बारतोश के साथ में शादी और फिर बारतोश ही नोवा को जन्म देगा। तो खैर हमारे जो भाई बहन थे, मतलब कि एग्नेस नील्सन और अपना ये नोवा नील्सन, खैर इसे नोवा नील्सन कहें कि नोवा डॉपलर कहें कि नोवा टाइडमैन कहें, तो नोवा शख्स की कहानी बस इतनी सी है, लेकिन जोनस की कहानी तो बहुत
बहुत खतरनाक है, वो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था। तो खैर उसकी बात अपन आगे एपिसोड में करते ही रहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन। तो यहाँ पर हम एडल्ट नोवा और यंग नोवा दोनों को ही देख पाते हैं जो कि इस वक्त एडम के पास आए हुए थे। अब यहाँ एडम के पास में 2 शख्स और थे जो कि मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बता दिया था कि ये बूढ़े लोग और कोई नहीं बल्कि विंडन केव में घुसे जवानी के अंदर फ्रांसिस्का और मैग्नस होते हैं, जो कि एक ऐसी टाइमलाइन में फंस गए जहां पर उनकी उम्र बढ़नी ही थी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है 2019 वाली टाइमलाइन पर, या फिर कहें कि 2020 वाली टाइमलाइन पर। आज तारीख थी 27 जून और दिन था कयामत का, यानी कि ये वो कयामत का दिन था जिस दिन पूरी तबाही होने वाली थी, सब कुछ तहस नहस होने वाला था। उस न्यूक्लियर वेस्ट के चलते पूरा विंडन तो क्या पूरा देश तबाह होने वाला था। तो अब यहाँ पर एक एक करके चारों फैमिलीज हमें दिखाई जाएगी। सबसे पहले नंबर आता है टाइडमैन फैमिली का, जहाँ पर रेजिना जिसे कैंसर था वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुकी थी और उसका बेटा बार्थोश उसके पास में बैठा था और कहता है कि हम जल्द ही आपको ठीक कर लेंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है यंग जोनस पर, जो कि क्लॉडिया के साथ मिलकर विंडन केव वाले उन्हीं ट्रंक्स के पास पहुंचता है जिसके अंदर गॉड पार्टिकल्स मौजूद थे। वो उनमें से थोड़ा सा गॉड पार्टिकल निकाल लेता है ताकि टाइम ट्रेवल वाली मशीन के साथ में टाइम ट्रेवल कर सके। यहाँ पर हम पावर प्लांट में यानी कि 2019 या फिर कहें कि 2020 वाली टाइमलाइन में अलेक्जेंडर के सामने क्लॉसन को देख पाते हैं जो कि अपने हाथ में सर्च वारंट लेकर के बैठा था और अब पूरी पुलिस फोर्स को बुलाने वाला था, यानी कि पावर प्लांट की शनाख्त तो होनी ही थी। अभी अलेक्जेंडर जो कि वॉलर के साथ में मिला हुआ था, इन दोनों की तो ऐसी तैसी हो चुकी थी कि अब तो गए काम से। यहाँ पर सीन सारे बच्चों की तरफ शिफ्ट होता है जो कि अगेन टाइम में पीछे जाने के बारे में सोचते हैं, मगर बार्थोश इन्हें ऐसा करने से रोक देता है और बोलता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम नोवा के प्लान को बिगाड़ेंगे, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वहीं हम कैटरीना को देख पाते हैं जो कि हैना के घर पर आई होती है क्योंकि वो जानती थी कि हैना कमीनी है, उसी ने उल्रिक को गुम किया होगा या फिर कोई साजिश रची होगी। तो वो जैसे उसके घर पर जाती है तो उसे जोनस का वही लाइटनिंग ग्लोब मिलता है और मैप भी मिल जाता है जो कि विंडन केव में जाने के लिए सक्षम था। तो वो लेकर के निकल पड़ती है विंडन केव में। वहीं पर हम बूढ़े वाले एडम को देख पाते हैं जो कि एक और टाइम ट्रेवल करने के लिए तैयार था, कोई फाइनल स्टेप उठाने के लिए। अब वो क्या स्टेप है वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। सीन शिफ्ट होता है 2020 वाली टाइमलाइन पर जब जोनस यंग मार्था को लेकर के आता है बंकर में और उसे सारी कहानी सारी सच्चाई बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैंने क्या क्या चीजें फेस करी है, हमारे फैमिलीज के बीच में क्या क्या हुआ है, कितने मर्डर्स हुए हैं, कौन कहाँ पर गायब हुआ है। ये सब सुन करके मार्था को रोना आ जाता है। वहीं इसी टाइमलाइन में वॉलर पहुंचा होता है शार्लेट के पास में और शार्लेट को समझाता है कि पावर प्लांट में मत जाओ, वहां पर कुछ खतरनाक है, क्लोसन को मना कर दो। मगर शार्लेट भी इन्हीं सभी राजों से पर्दा उठवाना चाहती थी, इसलिए वो वॉलर की बात नहीं मानती। और अब तो हमारे क्लोसन भाई साहब पूरी की पूरी टीम को लेकर के पहुंच चुके होते हैं पावर प्लांट में और वहां का जो असिस्टेंट होता है उसके साथ पूरे प्लांट में घूमने लगते हैं कि तभी उन्हें कुछ येलो कलर के सूट्स दिखाई पड़ते हैं और एक बंद चेंबर दिखाई पड़ता है। तो क्लोसन बोलता है कि इसको खुलवाओ, जहां पर असिस्टेंट कहता है कि नहीं सर वहां पर कुछ भी नहीं है, रेडियो एक्टिव मामला है, उसको छोड़ दो। मगर क्लोसन कहता है अब तो इसको पक्का खुलवाओ। यहाँ सीन शिफ्ट होता है 1921 में जहां पर एडम का पूरा साम्राज्य या फिर कहीं की पूरा ऑफिस फैला हुआ था, वहीं पर नोवा भी खड़ा था। अब नोवा को क्लॉडिया ने मरने से पहले ये बात जरूर बता दी थी कि ना तो एडम की टाइमलाइन सच्ची है और ना ही मार्था की टाइमलाइन सच्ची है। एडम चाहे कुछ भी कर ले मगर वो कभी जीत नहीं पाएगा, दुनिया का विनाश होकर ही रहेगा, ढेर सारी जानें जाएंगी ही जाएंगी। अब नोवा कंफ्यूज था उस मोमेंट पर कि भरोसा किस पर करे, एडम जैसे वो अपना भगवान मानता था उसी पर भरोसा करे या फिर क्लॉडिया की बात मान ले जो कि मरते वक्त उसने बताई थी ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पर एडम क्या करता है, एक चाल खेल जाता है और उसी की बहन एग्नेस को यहाँ पर बुला लेता है। अब एग्नेस भी अपने भाई को समझाती है लेकिन नोवा समझता नहीं है, तो जान पूछ करके अब एग्नेस को अपने ही भाई नोवा को शूट करना पड़ता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है 1986 में जहाँ पर अब जोनस के पास में गॉड पार्टिकल्स आ चुके थे और वो सिगमुंडुस क्रेटुस एस्ट के पास में जाकर के टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है और अब यहाँ से ये दोनों पहुंच जाते हैं 2019 के लिए। वहीं पर 2019 में एडल्ट जोनस के पास में यंग नोवा आकर के एक लेटर देता है और कहता है कि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि ये लेटर मुझे तुम तक पहुंचा दो। मतलब कि बूढ़ा वाला जो ओल्डर वर्जन जोनस था, नोवा के थ्रू उसने लेटर जोनस तक पहुंचवाया। इस बेसिकली लेटर में लिखा हुआ था कि टाइमलाइन खत्म होने वाली है, किसी को सैक्रिफाइस देना होगा और यहाँ पर नाम लिखा हुआ था मार्था का, जिसे देख करके जोनस को आ जाता है गुस्सा और वो नोवा को ही मारने की कोशिश करता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है कैटरीना पर जो कि इस वक्त उस चमकीले ग्लोब के साथ में और मैप के साथ में निकल पड़ती है विंडन केव के अंदर टाइमलाइन में इधर उधर जाने के लिए ताकि अपने पति और बच्चे को ढूंढ पाए। वहीं 2019 वाली यानी कि 2020 वाली ही टाइमलाइन में ये सभी पुलिस वाले पहुंच चुके होते हैं उस रेडियो एक्टिव चैम्बर में जहां पर सीमेंटेड उन सभी ट्रंक्स को कर दिया गया था, मतलब
जबकि गॉड पार्टिकल्स को एक पूरे के स्विमिंग पूल में डाल करके बंद कर दिया गया था। ये हमने सीजन 1 के एपिसोड 2-3 में देख लिया था। तो उसी की ही खुदवाई करके एक ट्रंक बाहर खोल दिया जाता है। मीनवाइल अपना जो एक्चुअल वाला जोनस है 2019 वाली टाइमलाइन का, वो अपनी ही टाइमलाइन में आकर के मार्था को देखता है, उसे चूमता है, उसे प्यार का इजहार करता है और कहता है कि अब सारी चीजें खत्म हो जाएगी, अब तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर यहाँ पर जो मास्टर प्लानर यानी कि एडम जो बूढ़ा वाला था, वो पहले बैठकर कुछ सोच रहा था, वो यहाँ पर आ जाता है और गन निकाल करके सीधा शूट कर देता है मार्था को। और हमने जो पुराने कई सारे एपिसोड्स में देखा था कि जोनस किस तरीके से फर्श को बार बार देखता रहता है, तो ये यही सीन था कि उसने ऑलरेडी फ्यूचर में मार्था की लाश इस जमीन पर पड़ी हुई देखी थी, इसलिए वो हर बार यहाँ देखा करता था। अब वो यहाँ पर मार्था को बचाने की काफी कोशिश करता है, उसे उठाता भी है, मगर गोली लग चुकी थी और मार्था मर चुकी थी। इधर ये पुलिस इन्वेस्टिगेटर भी एक ट्रंक को खोल करके उसमें से गलती से गॉड पार्टिकल आजाद कर देते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट फ्यूचर में होता है 2053 में, जहाँ पर हम एलिजाबेथ को देख पाते हैं। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा इजी भाषा में एक्सप्लेन करूं तो 3 अलग अलग जगहों पर यानी कि 3 अलग अलग टाइमलाइन में 3 अलग अलग लोग गॉड पार्टिकल्स के सामने खड़े होते हैं। एक आप फ्यूचर वाला 2053 का टाइम पकड़ लो, एक आप 2020 का टाइमलाइन पकड़ लो और एक आप 1921 का टाइम पकड़ लो, जहाँ पर गॉड पार्टिकल्स के आसपास में लोग खड़े थे। अब जैसे ये गॉड पार्टिकल्स आजाद होते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो 33 सालों की जो तीनों टाइमलाइन जो गैप्स थे, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2019 के यानी कि 2020 के लोगों को 2053 की एलिजाबेथ दिखाई पड़ती है। शार्लेट अपनी ही बेटी को देख करके उसे छूने की कोशिश करती है, मगर तभी एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला होता है। और अब यहीं से इस पूरे सीजन 2 में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। हम देख पाते हैं कि धमाके से मात्र 10 सेकंड या कहें कि 15 सेकंड पहले जोनस के पास में मार्था आती है, मगर जोनस की टाइमलाइन से नहीं, मार्था की टाइमलाइन से। और उसके पास इस बार टाइम ट्रेवल करने के लिए कोई सूटकेस या कोई बड़ी सी मशीन नहीं, बल्कि एक छोटा सा गोला होता है फुटबॉल जितना या फिर कहें कि एक छोटे खरबूजे जितना, और वो उसे एक्टिवेट कर देती है जिसके अंदर गॉड पार्टिकल्स होते हैं और वो जोनस को अपनी टाइमलाइन में ले जाती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो जैसा कि मैंने आपको इस एपिसोड की शुरुआत में ही बता दिया था या फिर पिछले काफी सारे एपिसोड्स में बता दिया था कि सीजन 1 के जितने भी पूरे 10 एपिसोड्स हैं उसमें जोनस की ही टाइमलाइन रहेगी। सीजन 2 में भी 1 से लेकर के 6 तक जोनस की ही टाइमलाइन दिखाई जाएगी, मगर 7वां और 8वां एपिसोड मार्था के नाम पर होगा। और यही चीज आगे भी कंटिन्यू होगी, यानी कि डार्क के सीजन 3 में एपिसोड 1 से लेकर के 6 तक हम मार्था की ही टाइमलाइन देखेंगे। मगर 7वां 8वां आपका दिमाग घुमा देगा सीजन 3 का, क्योंकि उसमें क्लॉडिया की एक बिल्कुल ही अलग टाइम, एक अलग दुनिया दिखाई जाएगी। तो सीजन 3 हम जल्द ही शुरू करेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। और हाँ, वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए बहुत रिसर्च, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर मेहनत पसंद आई तो प्लीज जाते जाते सपोर्ट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सीधा सीजन 3 में।